आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं बच्चे पेपर 1 में, ठीक है, वो है पीपल इन्वायरमेंट। ठीक है, पीपल इन्वायरमेंट, ठीक है, यानी जो पर्यावरण है बच्चे वो मानव को किस तरह से प्रभावित करता है। पर्यावरण जो है, ठीक है, पर्यावरण जो है वो किस तरह से मानव को प्रभावित करता है, ये हमें समझना होता है इस टॉपिक को पढ़ते हुए बच्चे। और मानव जो है वो किस तरह से पर्यावरण को प्रभावित करता है, दोनों का एक दूसरे के ऊपर क्या होता है, प्रभाव पड़ता है। क्योंकि जिस आप परिवेश में रहते हैं बच्चे, जिस परिवेश में हो या जिस तुम आवरण के अंतर्गत आते हो, उसी को हम लोग जनरली क्या बोलते हैं, पर्यावरण। हम लोग जिस परिवेश में रहते हैं, ठीक है, जिस परिवेश में हम लोग हैं या जिस वातावरण में हैं हम लोग बच्चे, उसी को हम लोग एक प्रकार से क्या बोल सकते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो वही एक प्रकार से क्या है, आपका पर्यावरण है। ठीक है, तो जनरली ये चीजें, और उस पर्यावरण में जो टॉपिक आज हम लोग करेंगे बच्चे, वो करेंगे प्रदूषण के प्रकार। ठीक है, और प्रदूषण के प्रकार में तुम लोग बचपन से तुम लोगों को पता है कि वायु प्रदूषण क्या होता है, जल प्रदूषण क्या होता है, मृदा प्रदूषण क्या होता है, ठीक है ना, रेडियो एक्टिव प्रदूषण क्या होता है, बायोमास प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, ध्वनि प्रदूषण क्या होता है, ठीक है, ये सारी चीजें पता है बच्चे हमें। बेसिक सभी लोगों को ये चीजें हम लोगों को आती हैं, बेसिक चीजों के बारे में हमें पता है। लेकिन आपसे पेपर में ये नहीं पूछेगा बच्चे कि वायु प्रदूषण क्या होता है। पेपर में कभी नहीं आपसे पूछेगा कि वायु प्रदूषण क्या होता है। वायु प्रदूषण के वजह से मानव पे क्या क्या प्रभाव दिखता है, ये बताइए। ठीक है ना, वायु प्रदूषण का मानव पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी मानव को किस किस प्रकार की बीमारियां वायु प्रदूषण से होती हैं। यानी जो जैविक कारक होते हैं बच्चे, दो तरह के कारक होते हैं, एक जैविक कारक और एक अजैविक कारक। तो जो जैविक कारक हैं बच्चे, उस जैविक कारक पे वायु प्रदूषण का किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है बच्चे, ठीक है, ये आप बताइए। तो और वायु जो प्रदूषण हो रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन से कारण है बच्चे। तो वायु प्रदूषण की परिभाषा नहीं पूछेगा आपसे, वायु प्रदूषण के कारण पूछेगा, और वायु प्रदूषण से होने वाली बीमारियां जो मानव को होती हैं, वायु प्रदूषण की वजह से जो मानव को बीमारियां हो रही हैं बच्चे, जो मानव को बीमारियां होती हैं, उन बीमारियों से तुमसे क्या करेगा, क्वेश्चन पूछेगा। और वायु प्रदूषण के कारण हैं, जो वायु प्रदूषण जो फैल रहा है बच्चों, वायु प्रदूषण के लिए जो कारण है, उस वायु प्रदूषण के कारण में बहुत सारे कारण तो मानव जनित कारक हैं बच्चे। मतलब हमारी हरकतों के वजह से, हम लोगों की क्रियाकलाप के वजह से वायु जो है वो क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। ठीक है, वायु के प्रदूषित होने में तो हमारी गतिविधियों का बहुत बड़ा रोल होता है। वायु प्रदूषण मानव जनित, यानी मानव के द्वारा जो क्रिया किया जा रहा है बच्चे, उस क्रिया के द्वारा वायु प्रदूषण जो है वो बहुत अधिक हो रहा है। हाँ, वायु प्रदूषण के लिए प्राकृतिक कारण भी होते हैं, दो कारण हो सकते हैं वायु पर, एक तो प्राकृतिक कारण हो सकता है और एक मानव जनित कारक हो सकता है। प्राकृतिक कारण में बच्चे ये बोलते हैं कि जैसे ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है, जब ज्वालामुखी में विस्फोट होता है बच्चे, उससे भी जो वायु है वो क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। लेकिन तुम बोलोगे कि ज्वालामुखी जो विस्फोट है वो तो एक प्राकृतिक कारण है और वो बहुत सालों में कभी कभार क्या होती है, उस प्रकार की घटना जो है वो घटित होती है। लेकिन आज के वर्तमान समय में जो वायु इतनी प्रदूषित है बच्चे, वो कहीं ना कहीं किसके वजह से प्रदूषित है, मानव जनित के वजह से। और जो वायु में प्रदूषण आप देख रहे हैं बच्चे, वो औद्योगिक क्रांति के बाद से ही क्या होता है, शुरू होता है। यानी जैसे जैसे और दूसरी चीजें बच्चे, वायु प्रदूषण के लिए जनसंख्या वृद्धि भी एक कारण है बच्चे। जनसंख्या अगर वृद्धि होगी बच्चे, तो मानव की आवश्यकताएं क्या होती हैं, बढ़ती हैं। मानव की आवश्यकताएं बढ़ेंगी, और मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम क्या करते हैं, उद्योगों का निर्माण करते हैं, फैक्ट्रियों को लगाते हैं, छोटे उद्योग जैसी चीजों, और वहां से क्या होता है, बड़े लेवल पर या तो गैस निकलते हैं बच्चे, जो गैस निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं जो वायुमंडल में जो वायु है बच्चे, उस वायु को क्या कर देते हैं, वो गैसेस जो है वो क्या कर देते हैं, प्रदूषित कर देते हैं। आज का समाज बहुत आधुनिक हो गया बच्चे, तो कहीं भी आने जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, व्हीकल्स का यानी गाड़ियों का उपयोग करते हैं। तो गाड़ियों से जो धुआं निकलता है बच्चे, वो एक प्रकार से गैसीय वायु प्रदूषण को क्या करता है, पैदा करता है। जो गाड़ियों से धुआं निकलता है, चिमनी तुम लोगों ने देखा ही होगा बच्चे, फैक्ट्री या जो इंडस्ट्रीज होती हैं वहां बड़ी बड़ी चिमनियां होती है, उससे बहुत बड़े क्या होते हैं, धुआं तो निकलता है बच्चे। उस धुएं में गैस भी होती है, धुएं में गैस और वायुमंडल में भी गैस है। तुम्हें पता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है,
अन्य और भी अदर गैसेज हैं। तो जो धुएं में गैसेज होती हैं और जो वायुमंडल में गैसेज होती हैं वो क्या कर जाती हैं, मिक्स हो जाती हैं और उनके रासायनिक क्रिया के द्वारा क्या हो जाता है, जो वायु होता है बच्चों वो भी क्या होता है, प्रदूषित होता है। घरों में तो हम लोग जनरली सब तो हम लोग एलपीजी का यूज करते हैं, घरों में लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है, जो घरों में सिलेंडर होता है बच्चे उसको एलपीजी बोला जाता है। वो स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है, ठीक है। घर में अपने सिलेंडर लाया, जलाया, उससे तो कोई डस्ट तो निकलता नहीं है बच्चे, तो उसे स्वच्छ ऊर्जा का स्रोत माना जाता है एलपीजी को। अब तुम देखोगे आने जाने के जो साधन है बच्चे उसमें सीएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, कंप्रेस गैसेस होती हैं, ठीक है ना, कंप्रेस नेचुरल गैसेस होती हैं। हाँ, सीएनजी से भी बच्चे वायु प्रदूषण होता है, लेकिन बाकी अन्य चीजों से जितनी तेजी से वायु प्रदूषण होता है सीएनजी से उतनी तेजी से नहीं होता। जैसे पेट्रोल की गाड़ी आप चलाओगे बच्चे तो उससे वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, डीजल की गाड़ियों से वायु प्रदूषण ज्यादा होता है। घरों में जो फॉसिल फ्यूल होता है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं बच्चे, उनका अगर उपयोग हम ज्यादा कर रहे हैं ऊर्जा के लिए बच्चे, तो उसके वजह से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है बच्चे। कभी कभी वनों में आग लग जाता है बच्चे, वनों में आग लगने के वजह से भी क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। तो ये चीजें जनरली बेसिक है, तुम लोग को पता होता है। अब क्वेश्चन क्या होगा कि जैसे पेट्रोल की कोई गाड़ी है, तो जब हम पेट्रोल को हाई टेम्परेचर पे, जब पेट्रोल जलता है बच्चे तो उससे ऊर्जा पैदा होती है, तो जब हम पेट्रोल को जलाते हैं तो उससे कौन सी गैस निकलती है, ये तुमसे पेपर में पूछेगा। उस गैस से मानव को किस प्रकार की बीमारी होगी ये पेपर में पूछा जाएगा। पेपर में ये नहीं पूछेगा बच्चे कि वायु प्रदूषण क्या है। सल्फर को अगर हम लोग हाई टेम्परेचर पे, अधिकतम तापमान पे अगर उसको जलाना शुरू करते हैं, बर्न करना शुरू करते हैं, तो उससे कौन सी गैस निकलेगी। डीजल को जलाने से कौन सी गैस निकलती है। जब आप जीवाश्म ईंधन को, लकड़ियों को हम लोग जलाते हैं ना बच्चे घरों में, जैसे गांवों में तुम देखोगे कि वहां पे खाना बनाने के लिए लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, अंगीठी होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है बच्चे। तो उससे एक तरह से बड़े लेवल पर क्या होता है बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। पेपर में ये पूछा जाएगा कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है ये किस प्रकार के ईंधन को जलाने से निकलता है। तो वहां पे बच्चे आपको बताना पड़ेगा कि जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, ठीक है, जो जीवाश्म ईंधन होते हैं, जो फॉसिल फ्यूल होता है, जैसे घरों में हम लकड़ियां जलाते हैं, लकड़ियों को जलाने के बाद अपना काम कर लेते हैं और फिर लकड़ियों को क्या कर देते हैं ना, आधा अधूरा बुझाते हैं, पूरी कंप्लीट उसको नहीं समाप्त करते हैं, आधा अधूरा पानी डाल देते हैं, उससे भी बहुत सारे धुआं निकलता रहता है बच्चे, उससे गैस निकलता रहता है। तो जब आप जीवाश्म ईंधन को आधा अधूरा जलाते हैं बच्चे, पूरी तरह से वो जलकर समाप्त नहीं हुआ, आधा अधूरा अगर जल के समाप्त हो रहा है बच्चे, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो धुएं में होती है। जो लोग सिगरेट पीते हैं बच्चे, उस सिगरेट में भी से जो धुआं निकलता है उसमें भी कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। अब तुम उसके बगल में खड़े हो बच्चे, तो जैसे ही कार्बन धुआं निकला तो सिंपल सी बात है, तुम वहां पे खड़े हो, तुम ऑक्सीजन तो लोगे और ऑक्सीजन के चक्कर में वो धुआं क्या हो गया, तुम्हारे शरीर के अंदर गया। तो जब तुम्हारे शरीर में जाएगा बच्चे, तो जो हमारे शरीर में जो ब्लड होता है बच्चे, जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है एक जगह से दूसरे जगह तक, उसमें ऑक्सीजन होता है बच्चे, और ब्लड में होमोग्लोबिन तुम लोगों ने पढ़ा ही है बच्चे। तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है बच्चे, वो होमोग्लोबिन को क्या कर देगा, गाढ़ा कर देगा। तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है बच्चे वो क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। तो ब्लड का अगर सर्कुलेशन स्लो हुआ तो बच्चे या तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा या हार्ट स्ट्रोक आएगा बच्चे। तो इस तरह से क्वेश्चन से निकाल के तुमसे पूछे जाते हैं बच्चे। तो पेपर में जब क्वेश्चंस आता है वो बहुत अप्लाइड तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चे। जब भी पेपर में पूछेगा तुमसे अप्लाइड ही क्वेश्चंस पूछेगा बच्चे, ठीक है। प्रियंका एक बार माइक अपना ऑफ कर लेना बच्चे, ठीक है। जब भी पूछना होगा तो तुम सारे लोग डिस्प्ले पे ही रहा करो, ठीक है। नहीं सारा भी कर दोगे तो मैं डिस्प्ले पे दिखते रहते हो तुम लोग, तो उसे पता चलेगा, ठीक है। तो देखो वायु मतलब जो पदार्थ वायु को संदूषित करते हैं या जो पदार्थ वायु को प्रदूषित करते हैं, ठीक है, उन्हें हम लोग वायु प्रदूषण बोलते हैं, वायु प्रदूषक बोलते हैं। और कभी कभी ये जो वायु प्रदूषक होते हैं बच्चे, वो प्राकृतिक स्रोतों से भी वायु प्रदूषक होता है, वायु प्रदूषण होता है। जैसे ज्वालामुखी का फटना। अब ज्वालामुखी का फटना ये क्रिया रोज नहीं होती है बच्चे, ज्वालामुखी का फटना ये रोज की क्रिया नहीं है, वो बहुत सालों में, कई हजार सालों में जाकर ज्वालामुखी विस्फोट होता है बच्चे। और उस ज्वालामुखी जब विस्फोट होता है तो अंदर से, जमीन के नीचे से बहुत सारी गैसेस क्या होती हैं, निकलती हैं बच्चे, वाटर वेपर निकलता है और ये पूरे वातावरण में क्या हो जाता है,
फैल जाता है और वातावरण में वायु के साथ क्या हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा बच्चे। तो उसके वजह से जो वायु जो होती है बच्चे, वो पूरी तरह से क्या हो जाती है, प्रदूषित हो जाती है। तो प्राकृतिक कारण भी होते हैं बच्चे वायु प्रदूषण के लिए, लेकिन उनका रोल निम्न है बच्चे, ये ध्यान में रखना। वायु प्रदूषण के लिए प्राकृतिक कारण होते हैं, लेकिन उनका रोल बहुत निम्न है। आज के समय में जो वायु प्रदूषण है बच्चे, उस वायु प्रदूषण के लिए जो मेन इंपॉर्टेंट रोल में है या मेन भूमिका में जो चीज आती है बच्चे, वो मानव जनित क्रियाकलाप है बच्चे। मानव ने अपनी आवश्यकताओं के लिए गाड़ी बनाया, उन गाड़ियों को चलाने के लिए लोगों ने पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैसेस, इन तरह की चीजों को लोगों ने खोजा। अब तुम दिल्ली में जो वायु प्रदूषित है बच्चे, क्या दिल्ली में कोई ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था जिसके वजह से दिल्ली की वायु जो है वो इतनी प्रदूषित है? तुम बोलोगे कि नहीं, दिल्ली में जो वायु प्रदूषण है बच्चे, उसके लिए तो सबसे बड़ा कारण एक तो ये है कि जो घरों से वेस्ट निकल रहा है, जो डोमेस्टिक वेस्ट होता है बच्चे, ये भी कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत सारे वेस्ट जो होते हैं वो डीकम्पोज तो होते हैं, लेकिन उनसे बहुत सारी गैसेज निकलती हैं और वो गैसेज वायु के साथ क्या कर जाती है, मिक्स कर जाती है, इसलिए वायु क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। दूसरा, तुम बोल सकते हो कि दिल्ली में फॉरेस्ट जैसी चीजें नहीं है, जंगल वंगल एकदम पूरी तरह से, शहर का निर्माण में हमने जंगलों की क्या कर दी, कटाई कर दी बच्चे। तो जंगलों की कटाई होने की वजह से वायु का जितना मंथन होना चाहिए उतना मंथन नहीं हो पाता, इसलिए भी दिल्ली में वायु जो है प्रदूषित है। दिल्ली में मेन कारण माना जाता है वायु प्रदूषण का बच्चे, वो माना जाता है ऑटोमोबाइल्स, गाड़ियों का जो इतना रोड पर चलना है बच्चे, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से दिल्ली के वायु प्रदूषण के लिए एक प्रकार से जिम्मेदार कारक है बच्चे। एक तो गाड़ियां का बहुत चलन है, ठीक है, गाड़ियां बहुत चलाई जाती हैं, उन गाड़ियों से खतरनाक गैसेस जो हैं वो निकलती हैं और उन गैसेस के वजह से वायु जो है वो क्या होती है, प्रदूषित होती है। एक तो ये। दूसरा बच्चे, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज है बच्चे, वो भी दिल्ली में ज्यादा है। तो कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज होती है, जहां हम लोग विनिर्माण क्रिया करते हैं बच्चे, कंस्ट्रक्शन करते हैं, तो वो भी एक प्रकार से क्या कर देते हैं बच्चे, वायु प्रदूषण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार कारक होते हैं। तो ये कारण होते हैं दिल्ली में वायु प्रदूषण के लिए। अब आगे हम लोग जब पढ़ेंगे बच्चे, तो उसमें वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन कौन सी गैसेस होती हैं, ये भी हमें क्या करना होता है, पेपर के लिए समझ कर जाना होता है बच्चे। अब वनों में आग लगने वाली से उठा धुआं अथवा धूल द्वारा आ सकता है बच्चे। तो जो वायु प्रदूषण होता है, तुम देखोगे कि जंगलों में क्या हो रहा है बच्चे, आग लग जाता है। जंगलों में आग क्यों इतनी लग रही है, क्योंकि बारिश जो है बच्चे वो अपनी क्षमता से क्या हो रही है, कम हो रही है, गर्मी ज्यादा पड़ रही है। तो जो जंगल है वो बच्चे क्या होते हैं, सूखते भी हैं, और जब हवा चलती है तो जंगल जो होते हैं बच्चे, जो टहनियां होती हैं जंगलों के, जो पेड़ होते हैं, वो आपस में एक दूसरे से टकराना शुरू करते हैं बच्चे, और उस हीटिंग के टकराने से जो हीटिंग पैदा होती है, उसके वजह से जंगलों में क्या हो जाता है, आग लगता है। तो उससे जो धुआं निकल रहा है बच्चे, वो भी एक तरह से वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है बच्चे। और तुम देखोगे कि भारत में मृदा का अपरदन भी बहुत अधिक होता है, सॉइल इरोजन जिसको हम लोग बोलते हैं। क्यों मृदा का अपरदन हो रहा है, क्योंकि बारिश होगा बच्चे तभी तो मृदा में नमी होगी, और मृदा जो होती है वो चिपकी होती है। लेकिन अगर बारिश नहीं होगा तो सिंपल सी बात है कि जो मृदा में नमी होती है वो समाप्त हो जाएगी। तो वो पूरी की पूरी जो सॉइल है, मृदा जो है वो किस प्रकार की होगी, सूखी मृदा होगी। तो जो सूखी मृदा होती है बच्चे, उसको हवा क्या कर सकती है, उड़ा सकती है बच्चे। तो जो मिट्टी है, जो फर्स्ट लेयर होती है मृदा की, वो उड़ कर क्या हो जाएगी, इट इसी वातावरण में वायु के साथ क्या कर जाएगी, मिक्स कर जाएगी, डस्ट पार्टिकल होंगे। और वो छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, जिसको टेक्निकल में पीएम बोलते हैं, पार्टिकुलेटेड मैटर्स। जो छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल होते हैं उनको इन्वायरमेंटल साइंस में पीएम बोला जाता है, पार्टिकुलेटेड मैटर बोलते हैं। और इसमें डस्ट होता है और वाटर वेपर्स होता है। डस्ट के कण होंगे, डस्ट के छोटे छोटे कण होंगे, और जलवाष्प क्या कर लेता है, उसको कवर कर लेता है। तो उसी को हम लोग जनरली बच्चे पीएम बोलते हैं। और जब हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं बच्चे, ठीक है ना, तो वो हमारे नाक मुंह में क्या होता है, हमारे शरीर के अंदर चले जाते हैं बच्चे। ये डस्ट जो पार्टिकल होते हैं वो अंदर चले जाते हैं, उसके वजह से भी बहुत तरह की खतरनाक बीमारियां जो होती हैं वो पैदा होती हैं। और दिल्ली में तुम देखना, अगर कभी कभी न्यूज पढ़ रहे होगे तो बताते हैं कि PM 2.5 का परसेंटेज ज्यादा हो गया है, PM 10 की मात्रा क्या हो गई जाए। तो PM क्या है, पार्टिकुलेटेड मैटर है, मिट्टी के छोटे छोटे डस्ट हो सकते हैं, ठीक है। और भी जो हाँ बच्चे, हाँ मतलब ये चीजें हमने बेसिक पढ़ लिया, और चीजों को मैं देख रहा हूँ बच्चे, तो भी हम क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं।
आसानी क्वेश्चंस आते हैं, सीधे सीधे क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर बेसिक पता है और तुम चीजों को अगर रिलेट कर पा रहे हो, जोड़ पा रहे हो बच्चे, तो वो क्वेश्चंस आसानी से हो जाएंगे। और आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं सिर्फ तुम लोग को बेसिक चीजें बता रहा हूँ कि वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन से। तो ये तो समझ में आ गया बच्चे। फैक्ट्रियां जो होती हैं बच्चे, वहां से भी बहुत सारे डस्ट निकलते हैं, वो डस्ट भी एक तरह से वायु प्रदूषण के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं बच्चे। लकड़ियों को हम लोग जलाते हैं, उपलों जो होते हैं बच्चे, उपलों को लोग जलाते हैं, उससे भी बहुत धुआं निकल, उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है बच्चे। तो ये कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के लिए क्या होते हैं, सबसे बड़ी। और वायु प्रदूषण में बच्चे सबसे बड़ी जो कारण होता है वो होती है, सबसे बड़ी जो समस्या होती है वो श्वसन की समस्या होती है। सांस से संबंधित जो बीमारियां होती हैं ना बच्चे, वो वायु प्रदूषण की वजह से। सांस से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं बच्चे, जैसे लोगों को टीबी हो जाता है, वो टीबी होता क्यों है? शहरों में तो टीबी के चांसेस कम रहते हैं, टीबी होते नहीं है, बहुत कम होता है। लेकिन अगर रूरल एरियाज में जाओगे तो वहाँ टीबी के पेशेंट्स ज्यादा मिल जाते हैं। क्यों मिल जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे जीवाश्म ईंधन पे खाना बनता है, ठीक है। उपलों का लोग उपयोग करते हैं, लकड़ियों का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो भीगी लकड़ी को ही जला दिया तो जलता तो कम है, धुआं ज्यादा निकलता है बच्चे। उस धुएं को क्या कर रहा है, खाना बनाते हुए कंज्यूम भी कर रहा है, ले भी रहा है। तो उसके वजह से उसको सांस से संबंधित दम्मा जैसी बीमारियां हो जाती हैं, काली खांसी होने लगती है बच्चे, सांस से टीबी जैसी बीमारियां होती हैं। तो ये सारी चीजें एक तरह से क्या होते हैं, वायु प्रदूषण की वजह से होते हैं बच्चे, ठीक है। आई बात समझ। इसके लिए वायु प्रदूषण जो है वो कहीं ना कहीं एक जिम्मेदार कारक माना जाता है बच्चे। दूसरा, वायु प्रदूषण के लिए बोला कि शहरों में जितनी तेजी से वाहनों की संख्या बढ़ेगी ना बच्चे, उतनी ही तेजी से आपका जो वायु जो है बच्चे, जो आपकी वायु एकदम स्वच्छ थी, क्लीन थी, वो वायु धीरे धीरे क्या होने लगती है, प्रदूषित होने लगती है। और वाहनों का अधिक मात्रा में अगर उपयोग होता है बच्चे, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा धुआं जो होते हैं वो क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं। वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कोयला को अगर हम लोग जलाते हैं बच्चे, कोयला को अगर जलाओगे तो उस कोयले को जब जलाया जाता है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होता है। जब जीवाश्म ईंधन को हम लोग जलाते हैं, लकड़ियां जलाते हैं, तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड। डीजल को अगर जला रहे हैं बच्चे तो उससे नाइट्रोजन गैस निकलती है बच्चे, ठीक है। तो ये चीजें जर्नलिस्ट ध्यान में रखना होता है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन के अपूर्ण दहन से, अपूर्ण मतलब दहन तो हो रहा है लेकिन कंप्लीट दहन नहीं होने की वजह से कौन सी गैस निकल जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। और जो कार्बन मोनोऑक्साइड है एक विषैली गैस होती है बच्चे, ये पॉइजनस गैस मानी जाती है कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चे, ये सीधा जैसे ही तुम कार्बन मोनोऑक्साइड इस वातावरण में, जैसे ही तुमने उसे ऑक्सीजन के फॉर्म में लिया, वैसे ही वो तुम्हारे ब्लड में जाएगा, यानी तुम्हारे रुधिर में जाता है। और रुधिर का जो फ्लो होता है शरीर में, उसकी वाहक क्षमता को क्या कर देगा, कम होगा। उसके वजह से एक प्रकार से क्या होने लगती है, समस्या उत्पन्न होने लगती हैं, बीमारियां उत्पन्न होने लगती है। उसमें हो सकता है कि अटैक जैसी चीजें आनी शुरू हो जाए बच्चे। बहुत अधिक मात्रा में अगर धुआं निकलता है बच्चे, बहुत मात्रा में क्या है, स्मोक है। स्मोक मतलब धुआं, और फॉग भी है बच्चे, तो उसको धूम कोहरा बोलते हैं। धुएं जैसे एक तो होता है कि, ठीक है ना, इस फॉग के वजह से पूरा का पूरा एक फॉग पूरा क्रिएट हो रहा है बच्चे, उसके वजह से एक चीज क्रिएट होती है। कभी कभी तुम देखोगे ना, धूम जो कोहरा होता है बच्चे, धुएं के वजह से भी जनरली एक प्रकार से क्या हो जाता है, कोहरा उत्पन्न होता है। और ये तुम्हें दिखेगा दीपावली के समय में बच्चे। दीपावली के समय में हम लोग क्या करते हैं, पटाखे जलाते हैं। तो जब पटाखे को जलाओगे तो उससे क्या निकलेगा, धुआं। और जो वातावरण है बच्चे, जो ये वातावरण है, इस वातावरण में वाष्प है बच्चे, वाटर वेपर्स होते हैं। तो वाटर वेपर और धुआं मिलकर एक रिएक्शन करेगा, और उस रिएक्शन की वजह से क्या बनेगा, धूम कोहरा बनेगा। और इस धूम कोहरा में एक तरह से क्या हो जाती है कि जो अब ऑक्सीजन इस धूम कोहरे के अंदर है, वो पूरी तरह से विषैली ऑक्सीजन है। अगर उसको आप लेते हो तो आपको बहुत तरह की क्या होंगी, बीमारियां पैदा होंगी। उसके लिए माना जाता है कि धूम कोहरा के लिए धुआं तो है ही है, प्लस नाइट्रोजन के भी ऑक्साइड होते हैं। अब ये होता है कि नाइट्रोजन कैसे निकलता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड कैसे बनते हैं। तो अगर हम लोग जो गाड़ियां चलाते हैं बच्चे, उसमें से कुछ गाड़ियां डीजल की होती हैं, तो डीजल को जलाने से नाइट्रोजन निकलता है बच्चे। और नाइट्रोजन निकला, नाइट्रोजन मतलब नाइट्रिक्स निकला, नाइट्रिक निकलता है, नाइट्रोजन का ही एक शब्द नाइट्रिक्स निकलता है। और नाइट्रिक्स जो ऑक्साइड होता है, नाइट्रिक जो और नाइट्रिक के अलावा डीजल को जलाओगे तो नाइट्रिक्स निकलेगा,
उसके अलावा इस एटमॉस्फेयर में अन्य और गैसेस हैं, दोनों केमिकल रिएक्शंस करके बच्चे नाइट्रोजन के क्या कर देते हैं, ऑक्साइड बनाते हैं। और जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं बच्चे, ये सांस से संबंधित बीमारियों के लिए क्या करते हैं, समस्या खड़ा करेंगे, जैसे दमा, खांसी, बच्चों में सांस लेने में क्या होने लगती है, खरखराहट आने लगती है। जो छोटे बच्चे होते हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं बच्चे, तो इस प्रकार की जो समस्या होती है वो क्या होने लगती है, पैदा होने लगती है बच्चे। तो ये वायु प्रदूषण के वजह से चीजें होती हैं। इसी तरह से बहुत सारे उद्योग होते हैं बच्चे, जहां उद्योग भी वायु प्रदूषण के लिए उत्तरदायी माने जाते हैं। जैसे जहां पेट्रोलियम रिफाइनरीज, जैसे पेट्रोलियम जो रिफाइनरीज होता है, वैसे तो हम लोग कच्चा तेल लेते हैं, क्रूड ऑयल लेते हैं, कच्चा तेल होता है, और फिर उसके बाद से हम उसे क्या करते हैं, रिफाइन कर करके उसके अलग अलग लेवल बनाते हैं, कुछ पेट्रोल बनाते हैं, कुछ पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं। तो वहां से जर्नली क्या होता है बच्चे, जहां पेट्रोलियम रिफाइनरीज कंपनी, पेट्रोलियम रिफाइनरीज जहां पे उद्योग होता है बच्चे, वहां से सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या होता है बच्चे, इस तरह के गैसीय प्रदूषक जो प्रदूषण होते हैं वो बड़ी मात्रा में क्या होते हैं, निकलते हैं। और ये जो गैसीय प्रदूषण है वो वायु प्रदूषण के साथ क्या करेंगे, मिलेंगे। वायु प्रदूषण के साथ मिलकर जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है बच्चे, पेट्रोल की वजह से बच्चे, पेट्रोल को जलाओगे ना तो उसे सल्फर गैस, गंधक बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। तो सल्फर निकलता है बच्चे, और सल्फर निकला और सल्फर और वाटर मिलके क्या हो जाएंगे, सल्फर डाइऑक्साइड बनाना शुरू कर देते हैं। और फिर बाद में अगले स्टेज में केमिकल, रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा वो सल्फ्यूरिक एसिड्स में क्या हो जाता है बच्चे, कन्वर्ट हो जाता है। तो वायु प्रदूषण के वजह से ही बच्चे अम्लीय वर्षा होती है। एसिड रेन जो बोलते हैं ना बच्चे, तो एसिड रेन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड्स होता है बच्चे। पेपर में यही पूछेगा तुमसे कि जो एसिड रेन होता है, जो अम्लीय वर्षा होता है, वो अम्लीय वर्षा किन गैसेस के वजह से होता है, किन गैसेस के वजह से। तो वहां पे ऑप्शन में या तो सल्फ्यूरिक एसिड लिखा होगा, या तो फिर नाइट्रिक एसिड्स लिखा होगा, या दोनों लिखा है तो ऑप्शन तुम्हें बोथ में दे देगा बच्चे। वो क्या करना होता है, टिक करना होता है बच्चे। आई बस समझ में? क्लियर है बच्चे इतनी चीजें? ठीक है बच्चे। और वायु प्रदूषण के लिए तो एक और गैस काफी खतरनाक गैस आती है बच्चे, CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं, CFC गैस होती है। ये एक्चुअली चीज जैसे एटमॉस्फेयर को ठंडा करने के लिए इसका यूज होता है। जैसे घरों में तुम लोग फ्रीज का यूज हम लोग करते हैं, रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं बच्चे। तो जो फ्रिज के अंदर चीजें होती हैं जो ठंडा होती हैं बच्चे, वो CFC गैस के वजह से होती हैं। तो फ्रिज के जब पीछे जब एक कंडेंसर होता है उसमें CFC गैस क्या होती रहती है, भरी जाती है बच्चे। और वही CFC गैस जो है उस फ्रिज के अंदर के टेम्परेचर को क्या करता है, ठीक रखता है बच्चे। यही चीजें हमें AC में भी मिलता है बच्चे, जो एयर कंडीशनर होते हैं वहां पर भी तुम्हें CFC गैस मिलेगा। और इसी तरह से जो हम लोग परफ्यूम जो यूज करते हैं, वैसे डिओड्रेंट जो होते हैं बच्चे, ठीक है, वो परफ्यूम नहीं, एक तो डिओड्रेंट जो होते हैं, स्प्रे जिसमें होता है बच्चे, तो जो स्प्रे वाले होते हैं उसमें भी CFC गैस भरी जाती है बच्चे। डिओड्रेंट में होता है, वैसे तो नॉर्मल जो परफ्यूम और इत्र जो होता है उसमें नहीं होता है, जिसमें प्रेशर लगता है बच्चे। तो जैसे तुम पर डीओ को जब हिट करोगे ना, डीओ को प्रेशराइज करोगे, जब डीओ निकलता है और ओपन बॉडीज पे जब मारोगे तो वहां पे ठंडा जैसा लगता है बच्चे, ठंडा महसूस हो, यानी उसको उसके अंदर ठंडा रखा जाता है कि वो ठंडा है, वरना वो ब्लास्ट भी हो जाएगा हिट होगा तो। आई बात समझ में? जिस कंटेनर में रखा जाता है उसमें CFC गैस रखा जाए कि वो ठंडा करके रखे, वरना वो केमिकल होता है बच्चे। वो हो सकता है कि एयर हीट के में क्या कर जाए, रिएक्ट कर जाए और ब्लास्ट कर जाए बच्चे। आई बात समझ में? ये चीजें भी होती है, तो इसलिए CFC उसमें डाला जाता है कि वो ठंडा रहे बच्चे, कि आप कहीं भी कैरी कर रहे हैं तो उसमें विस्फोट ना हो बच्चे। लेकिन जो CFC गैस होती है बच्चे, ठीक है, ये काफी खतरनाक होता है। एरोसेल के फुहारे, वही चीज जो मैं बता रहा था आप लोगों को, जो डिओड्रेंट जैसी चीजें जो होती हैं, तो उसमें भी जनरली CFC होता है। और CFC जो है बच्चे, वो वायुमंडल के लिए बहुत खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इस वायुमंडल में जो ओजोन परत है बच्चे, उस ओजोन परत का धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, और वो क्षरण जो हो रहा है वो CFC गैसेस के वजह से हो रहा है। अगर CFC गैसेस ओजोन परत को बच्चे कमजोर कर देती हैं, ठीक, ओजोन परत को पतली कर देती हैं,
तो सूर्य की जो किरणें होती हैं बच्चों, सूर्य की किरणों में पैराबैंगनी किरणें भी होती हैं। अब वो पैराबैंगनी किरणें जो होती हैं वो ओजोन परत की वजह से क्या हो जाती हैं, रुक जाती हैं। लेकिन ओजोन परत अगर पतली हो जाएगी तो पैराबैंगनी किरणें जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो सीधा पृथ्वी पर आएंगी और पृथ्वी पे जितने भी जैविक घटक हैं बच्चों उन सभी को एक प्रकार से वो क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे। उसमें मानव भी प्रभावित होगा, जीव जंतु भी प्रभावित होंगे बच्चे, और पेड़ और पौधे भी जो होते हैं वो एक प्रकार से क्या हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं बच्चे। तो सीएफसी गैस जो है बच्चे वो एक ग्रीन हाउस गैस में इसको रखा जाता है बच्चे। जो सीएफसी गैसेज हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड हुआ, इन सभी गैसेस को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेस भी बोलते हैं बच्चे। ये टॉपिक अलग से हमें पढ़ना भी है, तो ये चीजें जल्दी ध्यान में रखना है कि ग्रीन हाउस गैसेस किसको हम लोग बोलते हैं बच्चे। नीचे जब आओगे बच्चे, जैसे हम लोग डीजल और पेट्रोल को जब जलाते हैं बच्चे तभी जो वाहन होते हैं, स्वचालित जो वाहन होते हैं वो चलने शुरू होते हैं। लेकिन उस डीजल को जलाओगे और जब पेट्रोल को जलाते हैं ना बच्चे, उससे छोटे छोटे कण भी निकलते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड तो निकलता ही निकलता है, सल्फर निकल ही रहा है उससे, ठीक है, नाइट्रिक्स भी निकल रहा है नाइट्रोजन के, ठीक है, लेकिन उसके साथ छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल भी निकलते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं बच्चे, जिनको हम लोग निलंबित कण बोलते हैं, जो वायु में घूमते रहते हैं, वो दिखेंगे नहीं बच्चे। वो जैसे ही तुम सांस लेते हो तुम्हारे शरीर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और उससे बहुत तरह की बीमारियां तुम्हारे शरीर के अंदर उत्पन्न होनी शुरू होती हैं बच्चे। तो ये जो छोटे छोटे कण होते हैं बच्चे, इसी को हम लोग पार्टिकुलेटेड मैटर बोलते हैं। जैसे घरों में दिया जलाओगे बच्चे ना, तो वहां पे कालिख जम जाती है। कालिख को कभी अपने उंगली से टच कर कर उठाना और उस कालिख को जो महसूस करोगे तो उसमें लगेगा कि छोटे छोटे ना कण हैं। वो कण तुम्हें ओपन आई से नहीं दिखते, इसलिए उनको हम लोग निलंबित बोलते हैं। निलंबित सस्पेंडेड कण होते हैं, एसपीएम, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, मतलब ऐसे कण जो हमें वायु में दिखते नहीं है, उन्हीं को बच्चे हम लोग सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर, और ये बहुत ही खतरनाक होते हैं बच्चे। इन गैसेस से भी ये खतरनाक माने जाते हैं आज के समय में। जो पीएम होते हैं, जिनको PM 2.5, मतलब इतने छोटे कण होंगे बच्चे, वो तुम्हें कभी खुली आंखों से दिखेंगे नहीं। वो तुम्हें, जैसे हम आई ईचिंग होने लगता है आंखों में, कभी कभी तुम बोलते हो ना कि मेरे आई ईचिंग बहुत अधिक, खुजलाहट बहुत हो रही है आंखों में, वो होता क्या है, यही छोटे छोटे कण जो है वो तुम्हारे आंख में प्रवेश कर जाते हैं और फिर तुम आंख को क्या करने लगते हो, मसलना शुरू करते हो। आंख को अगर तुमने धोला नहीं, साफ पानी से अगर साफ नहीं किया अपने आइज को, तो आइज डिसीज होनी शुरू हो जाती हैं बच्चे। ये सारे चीजें होती है, गैसेस होती हैं, ये आइज प्रॉब्लम भी करती हैं, सांस से लेने संबंधित प्रॉब्लम्स तो होते ही होते हैं। दूसरी चीज, इनसे तो निकलता ही निकलता है बच्चे, जहां पे खनन कार्य होता है, जहां पे माइनिंग होती होगी, जहां कोयला निकाला जाता है बच्चे, या जहां से हम लोग मेटल निकालते हैं बच्चों, वहां खनन कार्य होता है, वहां पे इस तरह के कण बहुत अधिक निकलते हैं, ठीक है। इस्पात निर्माण, जहां लोहा बनाया जाता है बच्चे, वहां पे भी जो भट्टियां होती हैं, उन भट्टियों से छोटे छोटे कण निकलते होंगे। कभी लोहार के दुकान पे जाना तुम लोग, जहां लोहार लोहे को गर्म करके उसको फोल्ड करता है, जैसा चाहता वैसा उसे रूप देना चाहता है, उसके लिए गर्म करना, तो जब भट्टियां जलाई जाती है उससे भी देखना पटाखे से छोटे छोटे कण निकलते रहते हैं। वो कण तो इसी एटमॉस्फेयर में, इसी वायुमंडल में, और कहीं ना कहीं आप क्या करोगे, उसको कंज्यूम करते हो। तो ये इतने सूक्ष्म होते हैं बच्चे, जो पूरे वायु को क्या करते हैं, प्रदूषित करके रखते हैं। तो ये भी एक प्रकार से क्या करते हैं, समस्या करते हैं बच्चे। आगे मैंने ये बोला बच्चे कि कभी मत ये बोल देना कि जो वायु प्रदूषण है वो सिर्फ सजीव लोगों को प्रभावित करते हैं, मतलब जैविक घटक, सजीव जो चीजें हैं सिर्फ उन्हीं को वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। नहीं, वायु जो प्रदूषण है बच्चे वो निर्जीव वस्तुओं को भी प्रभावित करता है। जैसे आगरा का जो ताजमहल था बच्चे, वो धीरे धीरे क्या हो रहा था कि उसकी जो चमक थी, जो उसकी लाइटिंग थी, वो धीरे धीरे क्या होने लग गया, समाप्त होने लग गया। उसके लिए मेन कारण वायु प्रदूषण ही था। मथुरा रिफाइनरीज थी, मथुरा में पेट्रोलियम रिफाइनरीज है बच्चे, वहां से गैसेस निकल रही थी, और वो गैसेस धीरे धीरे जो व्हाइट संगमरमर था बच्चे, उस व्हाइट संगमरमर को धीरे धीरे क्या होने लग गया, पीला पड़ना शुरू हो गया, जिसको क्रोड बोला जाता है बच्चे। लेकिन फिर सरकार ने पैसे वैसे खर्च किया बच्चे, तब जाकर वो चीजें सही हुई। आगरा में भी जब जाओगे बच्चे, तो आगरा में बहुत सारी छोटी छोटी इंडस्ट्रीज हैं बच्चे, वहां से बहुत सारे गैसेस निकलती हैं। वो गैसेस भी एक तरह से क्या हुआ था, जो आगरा का ताजमहल था उसको एक तरह से क्या किया था, प्रभावित किया था। और उसको तुम देख सकते हो यहाँ पे कि कुछ
सजीव चीजों को तो वायु प्रदूषण जो है वो सजीव चीजों को तो प्रभावित करता ही करता है, निर्जीव चीजें भी जो है बच्चे वो क्या होती हैं, प्रभावित होती हैं। आगे जब आओगे बच्चे, ये जो तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड है बच्चे और जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है बच्चे, ये एक्चुअली मथुरा तेल रिफाइनरी से भी उत्पन्न होता है। आधा अधूरा तुम पेट्रोल को डीजल को जलाओगे उससे भी होगा, लकड़ियों को जलाते हैं उनसे भी कभी कभी निकलने। ये गैसेस वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प से अभिक्रिया करके सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल, तो यही तुमसे पूछा जाता है बच्चे कि जो अम्लीय वर्षा होता है पृथ्वी पर, जो अम्लीय बारिश होता है बच्चे, वो अम्लीय बारिश किस वजह से होता है और अम्लीय बारिश का प्रभाव क्या क्या पड़ेगा बच्चे। तो अम्लीय बारिश के लिए तो एक तो ध्यान में रखना है कि जो सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक जो अम्ल है और जो नाइट्रिक अम्ल है, इसके वजह से क्या होता है, अम्लीय वर्षा होता है। और जो अम्लीय वर्षा होता है बच्चे, ये मृदा के लिए भी खतरनाक होता है। और जो पानी के स्रोत हैं बच्चे, जिस स्रोत से हम लोग पानी लेते हैं, वो पानी भी पूरी तरह से अम्लीय वर्षा की वजह से क्या होगा, खराब हो जाएगा। तालाब में जो बैक्टीरियाज होते हैं बच्चे, जो विषाणु जीवाणु होते हैं, वो भी एक प्रकार से क्या होने लगते हैं, अम्लीय वर्षा की वजह से समाप्त होने लगते हैं बच्चे। तो पूरा पानी जो पीने का पानी होता है बच्चे, वो अम्लीय वर्षा की वजह से प्रदूषित हो जाता है। अगर उस पानी को हम कंज्यूम करते हैं तो बीमारियां होंगी या हमारी डेथ होने, टॉक्सिस बढ़ जाएगा तो डेथ होने के चांसेस होते हैं। मृदा जो होता है बच्चे, तो मृदा में जो नाइट्रोजन की क्षमता होती है, जो मृदा होती है बच्चे, जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन होता है। और नाइट्रोजन जो होता है, वो नाइट्रोजन जो होती है वो किसी भी मृदा के फर्टाइल कैपेसिटी को क्या करती है, बढ़ाती है। मृदा फर्टाइल कैपेसिटी को बढ़ाती है, जिससे कि वहां पे अगर कोई भी चीज हम एग्रीकल्चर एक्टिविटीज करते हैं तो उत्पादन क्या होता है, ज्यादा होता है। एसिड के वजह से मृदा का भी क्षरण होने लगता है बच्चे। तो अगर मृदा का क्षरण होगा तो ये बताओ, जो खाद्य सुरक्षा है भारत में, वो प्रभावित होगी या नहीं होगी। अम्लीय वर्षा जो है वो खाद्य सुरक्षा को भी क्या करेगा, प्रभावित करता है बच्चे। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखना होता है कि जो एसिड होता है, अम्लीय वर्षा, जैसे अब बारिश होती है बच्चे, तो अब गार्जियन मना भी करते हैं पेरेंट्स की, जैसे पहली बारिश हुई दिल्ली में, तो उसमें तुम्हें नहीं भीगना चाहिए। क्यों? क्योंकि सारा डस्ट जो है ना, वो एटमॉस्फेयर में क्या हो रहा है, घूम रहा है। तो जब बारिश पड़ता है बच्चे, तो वो सारा डस्ट नीचे पानी के साथ आता है। तो अगर वो केमिकल डस्टेज है बच्चे, तो तुम्हारे बॉडीज पर आएगा तो तुम्हें स्किन डिसीज होनी शुरू हो जाएंगे बच्चे। और कभी देखना बारिश में भीग के, तुम्हारा अगर जो व्हाइट अगर कोई चीज पहने हो और बारिश हुआ बच्चे, तो पूरा काला हो जाता है। तो तुम्हें अब ये सोचना चाहिए, अच्छा ये चीजें काली क्यों, यानी कहने का मतलब जो एयर है बच्चे, उसने बहुत सारे डस्ट को क्या करके किया, नीचे से ऊपर उठा कर ले गया। टेम्परेचर वहां का क्या हो गया, ठंडा होने की वजह से उसका जमा हो चुका है। और जब बारिश होती है तो वो चीजें क्या होती है, नीचे गिरती हैं। इसके वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो उत्पन्न होने शुरू होते हैं बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट ध्यान में रखना होता है बच्चे। तो अम्लीय वर्षा कैसे हुई बच्चे, जिसको हम लोग संगमरमर कैंसर भी बोलते हैं। तो जो संगमरमर में क्रोड आना शुरू हो गया था, उसका जो रंग था बच्चे टाइल्स का परिवर्तित होने लग गया था, ठीक है, तो उसको संगमरमर कैंसर इन्होंने बोला, ठीक है। अब उसके लिए तो यही सल्फ्यूरिक एसिड जैसी चीजें और नाइट्रिक एसिड जैसी चीजें जो थी वो रिस्पॉन्सिबल मानी जा रही थी। लेकिन काजल के कण, मैंने वही बोला ना कि घरों में जो जहां पे दिया जलता होगा बच्चे, उसके ऊपर जो दिया नीचे है, उसका जो ऊपर वाला सरफेस है बच्चे, वहां पे देखना उठा के, वो पूरा का पूरा क्या होता है, कालिक होता है बच्चे। इसीलिए तो तुम देखोगे ना, जो डॉक्टर होता है बच्चे, जो घरों में कालिक बनाया जाता है, वो बच्चों को लगाने से क्या किया जाता है, मना किया जाता है। डॉक्टर क्या करता है, मना करता है, क्योंकि वो कार्बन्स होते हैं बच्चे, वो केमिकल और पॉल्यूटेड कण होते हैं। अगर किसी ने काजल के रूप में उसको यूज कर दिया बच्चे, तो उसके आंख खराब होने के चांसेस 100% होते हैं। और ऐसा बहुत सारे केसेस देखा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा होता है कि वहां पे लोग क्या कर देते हैं, इसी कालिक का क्या कर लेते हैं, वो लोग यूज करते हैं बच्चे, ठीक है, और बच्चों के आंखों में लगाते हैं। और उसके वजह से बहुत सारे बच्चों की बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, ब्लाइंड हो जाते हैं बच्चे। ब्लाइंड क्यों? क्योंकि वो उसमें या तो जो कालिक है उसमें या तो कार्बन मोनोऑक्साइड होगा, या फिर सल्फर हो सकता है बच्चे, या नाइट्रिक्स हो सकता है, या फिर तुम्हारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ये सारी चीजें एक तरह से मानव के लिए क्या होती हैं, खतरनाक होती हैं बच्चे। इसलिए डॉक्टर मना करता है कि इन तरह की चीजों का यूज बच्चों के लिए नहीं करना चाहिए बच्चे। आई बात समझ में, क्लियर हुआ बच्चे? और इसीलिए तुम देखो घरों में बच्चे कि लोग जो घरों में खाना हम लोग बनाते हैं बच्चे, देखा गया कि दिल्ली में तो जो वायु प्रदूषण है वो बहुत खराब स्तर पे पहुंच, मतलब दिल्ली की वायु तो इतनी
प्रदूषित हो चुकी है बच्चे कि उस वायु में सांस लेना जो है बहुत मुश्किल काम है बच्चे, ठीक है ना। सफोकेशन होना शुरू हो जाता है बच्चे, सांस नहीं लोग बहुत सारे लोग ले पाते हैं बच्चे। तो इसलिए तुम देखोगे बच्चे कि दिल्ली में जितनी भी व्हीकल्स हैं, जितनी भी गाड़ियां हैं बच्चे, वो सीएनजी है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस उनमें यूज किया जाता है। तो तुम पूछोगे क्या सर इससे वायु प्रदूषण नहीं होता? होता है, लेकिन बहुत कम प्रभाव पड़ता है बच्चे। तो सीएनजी फिटेड गाड़ियां तुम्हें दिल्ली में दिखेंगी बच्चे, जितनी भी बसेज हैं वो सारी सीएनजी फिटेड है, क्योंकि यही हमारे पास तरीका है बच्चे। अब ऐसा तो नहीं कि लोगों को आने जाने से रोका जाए, तो हम क्या कर सकते हैं, किस तरह की चीजों को किया जाए। और दूसरी चीज है बच्चे, हम लोग पेट्रोल का यूज करते हैं बच्चे, तो पेट्रोल में ना लेड होता है, सीसा जिसको बोला जाता है, सुना है ना। पेट्रोल जो होता है उसमें सीसा होता है, और जो लेड होता है वो भी बड़ा खतरनाक होता है वायु के लिए, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो बहुत सारे देशों भारत में ये बोला गया है, जैसे आगरा वगैरह जो शहर है बच्चे, वहां बोला जाता है कि सीसा मुक्त पेट्रोल आप क्या करें लोगों को दें, जिसमें लेड ना हो बच्चे। ये लेड भी बड़ा खतरनाक होता है, वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार होता है बच्चे। अब तो वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार ये गाड़ियां हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, उनमें जो इंजन यूज होता है बच्चे, उन इंजनों के वजह से क्या होता है कि वायु प्रदूषण भी होता है। तो एक्चुअली अब तो क्या हो रहा है कि वायु प्रदूषण को, वायु जो प्रदूषित हो रहा है बच्चे, उसको कंट्रोल करने के लिए अब तो जो कंपनियां गाड़ी बनाती हैं बच्चे, जो कंपनियां मैन्युफैक्चर करती हैं व्हीकल्स, तो उनको तो बोला गया है कि इस प्रकार का इंजन आप उपयोग करें, बनाएं, जिससे कि वायु प्रदूषण ज्यादा ना हो बच्चे। इसलिए अगर किसी के घरों में गाड़ियां होंगी बच्चे, जो रजिस्टर्ड होगा गाड़ियों का, तो अगर तुम्हारे यहाँ घर में 4 व्हीलर है या 2 व्हीलर है बच्चे, तो जब रजिस्ट्रेशन देखोगे तो उस पर लिखा होता है भारत स्टेज 5, भारत स्टेज 4। तो कहने का मतलब आने वाले टाइम में भारत स्टेज 6 के नाम से गाड़ियां बनेंगी बच्चे। यानी जो इंजन होगा वो इस प्रकार के इंजन होंगे बच्चे, जिनसे अगर धुआं निकलता है, उन इंजन को चलाने से जो धुआं निकलेगा बच्चे, उस धुएं से उतना वातावरण पे कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चे। तुमने बीच में देखा था कि स्कूटियों का रेट कम हो गया था, तो बहुत सारे लोग पहुंच गए स्कूटी लेने के लिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाया, कहा नहीं अगर ये गाड़ी आप चलाते हैं बच्चे, तो उसके वजह से जो प्रदूषण पैदा होगा उसके लिए आपको पेनाल्टीज देना पड़ेगा, क्योंकि ये गाड़ियां जो है एक्सपायर हो चुकी हैं, ये वातावरण के अनुकूल नहीं है बच्चे। इसीलिए देखोगे कि गाड़ियां जो होती हैं उनका एक लिमिट होता है बच्चे। जो पेट्रोल की गाड़ी होंगी वो 15 साल देता है रजिस्ट्रेशन, डीजल का होगा तो 10 साल देगा। उसके बाद से क्यों? क्योंकि उसके बाद से उसका इंजन इतना खराब हो चुका होता है कि वो खतरनाक गैसेस क्या होती हैं, रिलीज करती हैं, तो उससे पूरा वातावरण क्या होता है बच्चे, खराब होगा। और उस वातावरण में कौन रहते हैं, आप और हम, तो हमारे जीवन पर भी उसका क्या हो सकता है बच्चे, प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ठीक है ना, जैसे ताज के क्षेत्र में मोटर वाहनों को सीसा रहित यानी लेड फ्री पेट्रोल क्या कराया जाता है, दिया जाता है, यूज करने के लिए बोला जाता है कि लेड फ्री पेट्रोल होना चाहिए, जिससे कि खतरनाक गैसेस जो हैं वो मानव के ऊपर प्रभाव न डालें बच्चे। अब वायु प्रदूषण का सिर्फ मानव के ऊपर प्रभाव ही नहीं पड़ता है बच्चे, जो वायु प्रदूषण होता है बच्चे वो पेड़ पौधों पर भी क्या करते हैं, प्रभाव डालते हैं। वायु जो प्रदूषण होता है उसका पेड़ पौधों पर भी प्रभाव पड़ता है, ये नहीं बोलते ना कि सिर्फ मानव पर ही प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। अब जनरली तुम देखोगे बच्चे कि इस वायुमंडल में जो लाइट है, इस पूरे एटमॉस्फेयर में जो लाइट है उसका सोर्स जो है बच्चे वो क्या है, सूर्य है। सूर्य की किरणें जो है इस वायुमंडल और इस पृथ्वी को क्या करती हैं, गर्म करती हैं। और जब पृथ्वी गर्म होती है बच्चे तो हवाएं जो होती हैं, वायु जो होती है वो चलनी शुरू होती है बच्चे। वायु जो होती है वो पृथ्वी से चिपकी हुई होती है बच्चे। जब सन की लाइट पड़ेगी बच्चे पृथ्वी पे तो पृथ्वी गर्म होती है, और गर्म होने के बाद जो कण होते हैं वो धीरे धीरे फैलने लगते हैं, तो हवा उठनी शुरू होती है बच्चे। आई बात समझ? अगर सूर्य की किरणें न आए बच्चे तो वायु उठेगी नहीं और वायु चलेगी नहीं, तो इसके वजह से ठीक है ना, जिस एरिया में आप रह रहे हैं अगर वहां का वायु एकदम पूरी तरह से प्रदूषित है बच्चे, तो सांस लेने में भी क्या होगा बच्चे, एक प्रकार से प्रभाव पड़ता है बच्चे। तो जो सूर्य की किरणें होती हैं, जो सूर्य की विकिरणें होती हैं बच्चे, उसको पृथ्वी जो है वो कुछ क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है, और सूर्य के कुछ जो किरणें होती हैं बच्चे वो क्या हो जाती हैं, एक प्रकार से परावर्तित होकर कहाँ पे चली जाती हैं, अंतरिक्ष में चली जाती हैं। और जो सूर्य की किरणें होती हैं बच्चे वो कुछ समय के बाद से विकिरण प्रक्रिया के बाद से वो किसमें परिवर्तित हो जाती हैं बच्चे, उष्मा में परिवर्तित हो जाती है। और वही उष्मा जो होते हैं वो पेड़ पौधे क्या करते हैं, लेते हैं और अपना
भोजन बनाते हैं और अपने आप को क्या करते हैं, जीवित रखते हैं बच्चे। तो इसके लिए जर्नलिस्ट क्या होता है बच्चे कि ये पूरा जो प्रक्रिया होता है उसके वजह से ग्रीन हाउस इफेक्ट भी बोला जाता है। एक्चुअली खास तौर से ग्रीन हाउस जो है बच्चे, ये ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है बच्चे, ये कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के लिए ये भी एक प्रकार से जिम्मेदार कारण में आता है। ये भी एक प्रकार से कारण है कि ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है बच्चे, ये कहीं ना कहीं वायुमंडल को एक प्रकार से क्या कर रहा है, प्रदूषित कर रहा है। ठीक है, आप मतलब नेचुरल तरीके से नहीं, कृत्रिम तरीके से क्या कर रहे हैं, ऊष्मा को उत्पन्न करते हैं बच्चे। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है बच्चे, इसके वजह से भी एक प्रकार से क्या होता है, वायुमंडल जो है वो पूरी तरह से क्या होता है, प्रदूषित होता है बच्चे। तो ये चीजें भी जर्नलिस्ट में क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, अब जर्नलिस्ट तुम्हें पता ही है बच्चे कि पेड़ पौधे जो हैं वो हवा में से क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, CO2 लेते हैं। पेड़ पौधे क्या लेते हैं, CO2 लेते हैं बच्चे। ठीक है, अगर पेड़ पौधों की कमी अगर कर दी जाए बच्चे, सुन रहे हो मेरी बात आप लोग, अगर हम लोग पेड़ पौधों की कमी कर देते हैं बच्चे, पेड़ पौधों की कमी अगर कर देंगे तो इस वायु में CO2 की मात्रा बढ़ेगी या कम होगी। अगर इस वातावरण में बोला जाता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो, उसकी मात्रा जो है वो बहुत अधिक है, तो मैं अगर तुम लोगों से पूछूं कि इस वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा बहुत अधिक है उसके लिए कारण क्या है, इस वातावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही है बच्चे, CO2 की अधिकता हो रही है जिससे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, तो ये CO2 की अधिकता हो क्यों रही है। हम्म 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 यही चीजें बताना कि पेड़ पौधे की अगर हम कटाई करना शुरू कर देते हैं, डिफॉरेस्टेशन करना शुरू कर देंगे, तो वायु में जो CO2 की मात्रा होती है वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और जब वायु में CO2 की मात्रा बढ़ेगी बच्चे, तो उसके वजह से वायु प्रदूषण जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और CO2 जो है बच्चे वो वातावरण में मानव क्रियाकलाप के द्वारा ही आएगा। ठीक है, CO2 जो है वो मानव क्रियाकलाप के द्वारा ही तो आ रहा है कि हम पेड़ पौधों की क्या कर रहे हैं, कटाई कर दे रहे हैं, कोयले पे खाना बना रहे हैं, आधा अधूरा तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है। अब पेड़ पौधों की अगर कमी हो जाएगी बच्चे, तो फिर वायुमंडल में CO2 क्या रहेगा, अधिकता होती जाएगी। क्यों, क्योंकि पेड़ पौधे अब प्रकाश संश्लेषण में CO2 का उपयोग कर ही नहीं रहे बच्चे, और जब CO2 का यूज कर ही नहीं रहे तो CO2 की मात्रा क्या हो रही है, बढ़ रही है। ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी तो सबसे बड़ी समस्या किसको होगा, मानव जीवन को होगा। मानव जीवन में जो बहुत सारी समस्याएं एक प्रकार से क्या होंगी, पैदा होनी शुरू होती है। तो ये चीजें जर्नलिस्ट हमें ध्यान में रखना। और CO2 जो है बच्चे, अगर ये कंटिन्यू बढ़ता रहा तो ये जो वायुमंडल है उसका वातावरण इतना गर्म हो जाएगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग यानी जो विश्व उष्णन है बच्चे, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो गैस है वो वायुमंडल में कौन सी गैस है, CO2 गैस है। जो ग्लोबल वार्मिंग होता है वो CO2 से भी होता है, और CO2 जो है बच्चे वो ग्रीन हाउस गैसेज है, ये भी ध्यान में रखना। CO2 को हम लोग ग्रीन हाउस गैसेज भी बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस गैसेज ही बच्चे ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक प्रकार से क्या माने जाते हैं, रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माने जाते हैं बच्चे। आई बात समझो, CO2 जो है वो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर माने जाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने तुम लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में बताया, बेसिक अब बता दिया बच्चे। अब थोड़ा सा इससे थोड़ा सा एडवांस चीजों को हम लोगों को जल्दी जल्दी देख लेना है। डिस्प्ले पे दिख रहा है बच्चे आप लोगों को कुछ, अब इसमें हम लोगों ने, जैसे मैंने तुम लोगों को वायु प्रदूषण के बारे में मैंने बताया, अब यहाँ पे चीजें थोड़ी सी टफ होती जाएंगी। ठीक है ना, और तुम्हें ध्यान में रखना है कि तुम्हें गैसेस के नाम रटने ही पड़ेंगे। ठीक है ना, ठीक है। जैसे तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि वायु प्रदूषण के कारण हेडिंग दिया है बच्चे,
वहां पर यह पूछा जा सकता है कि इस पूरे वायु के जो वायु है बच्चे, इसमें मुख्य घटक में कौन कौन सी गैसेज आती हैं। उसमें सबसे अधिक मात्रा जो है वो नाइट्रोजन की है बच्चे इस पूरे वायुमंडल में। उसके बाद से ऑक्सीजन आता है और उसके बाद से निष्क्रिय गैसें आती हैं। लगभग वायुमंडल में 99% ये गैसेज ही होती हैं, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे गैसेज होती हैं बच्चे जो मानव के द्वारा क्या होती है, उत्पन्न होती है, मानव के द्वारा उत्पन्न होती है, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, मीथेन, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर। ये सारी गैसेस जब निकलती हैं बच्चे मानव जनित के द्वारा, और वायु में जो उपस्थित गैसेस हैं बच्चे, ये रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा ही खतरनाक गैसेस को क्या करती हैं, उत्पन्न करती हैं, और इसके वजह से ही एक प्रकार क्या होता है, वायु प्रदूषण होता है। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चे इतनी चीजें? अब तुम्हें चीजें, अब ध्यान से, अब यहाँ पे टेबल तुम्हें दिख रहा है बच्चे, ठीक है, मैं पढ़ दे रहा हूँ, ये तुम लोग को नोट्स में भेज दूंगा। अब जैसे कार्बन के ऑक्साइड, तो कार्बन के ऑक्साइड दो होते हैं बच्चे। कार्बन का अगर ऑक्साइड बनेगा तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड है और कार्बन जो मोनोऑक्साइड है बच्चे, ये किस तरह से उत्पन्न होते हैं, इसके सोर्स क्या है, स्रोत क्या है, जिससे कि कार्बन के ऑक्साइड जो होंगे वो पैदा होंगे बच्चे। तो अगर तुमने कोयला को जलाया, तेल का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए कर रहे हो बच्चे, यानी कोयला को जलाकर हम ऊर्जा की जरूरत प्राप्त कर रहे हैं, तेल का यूज करके अगर ऊर्जा को प्राप्त कर रहे हैं बच्चे, ठीक है, या फिर विनिर्माण एक्टिविटीज हो रही है बच्चे, या परिवहन के लिए बायोमास, ठीक है ना, बायोमास का यूज भी किया जाता है कभी कभी, जो चारागाह होते हैं बच्चे, विनिर्माण जैसे कंस्ट्रक्शन जो एक्टिविटीज होती है बच्चे, जहां पे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज होती है तो पहाड़ वहाड़ होते हैं, तोड़ने के लिए हमें ब्लास्टिंग करनी पड़ती है, तो वहां से भी बहुत सारे गैसेज निकलने लगते हैं बच्चे, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं सोर्स माने जाते हैं बच्चे, ठीक है ना। सवाना के जो घास मैदान होते हैं बच्चे, जो चारागाह होते हैं बच्चे, वहां से भी CO2 गैस और CO गैस जो होती है वो क्या होती है, निकलनी शुरू होती है बच्चे। तुमसे यही क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड और CO, कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर क्या है। तो कोयला और तेल को हम जलाते हैं बच्चे फॉर ऊर्जा के लिए। तुम ये भी बोल सकते हो कि जो परिवहन के लिए जो चीजें यूज होती हैं, उस परिवहन में जो बायोमास यूज होता है बच्चे, परिवहन मतलब गाड़ियां उड़ियां चलाने के लिए, उससे भी एक तरह से कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वो क्या होती है, निकलनी शुरू होती है बच्चे। आई बात समझ में? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड जो है बच्चे, वो इस तरह से क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं, जो प्रदूषक है बच्चे। अब सल्फर के ऑक्साइड में सल्फर डाइऑक्साइड आता है बच्चे, SO2। अब सल्फर डाइऑक्साइड क्या होता है कि जैसे हम लोगों ने क्या किया, ठीक है, कि सल्फर युक्त अगर कोयला तुम जला देते हो, कुछ कोयला होते हैं जिसमें सल्फर युक्त होता है, सल्फर होता है बच्चे, अगर उन कोयले को जलाया जाए बच्चे तो उससे सल्फर क्या होता है, मुक्त होता है, सल्फर निकलना शुरू होता है। पेट्रोल को अगर जला रहे हैं तो भी सल्फर निकलता है। अयस्क प्रगलन, जहां पे लोहों को और कॉपर को, जैसे लोहा को अगर पिघलाओगे बच्चे तो उससे भी सल्फर निकलता है, कॉपर को अगर पिघलाया जाता है तो वहां से भी सल्फर जैसी चीजें निकलती हैं। बाद में रिएक्ट करके सल्फर डाइऑक्साइड यानी सल्फर के अयस्क जो होते हैं वो क्या किए जाते हैं, बनाए जाते हैं बच्चे। जो म्युनिसिपल वेस्ट होते हैं, जो म्युनिसिपल कूड़ा होता है बच्चे, उसको भी जलाने के लिए जब जलाया जाता है, म्युनिसिपल कूड़ों को जब जलाया जाता है तो उससे जो धुआं निकलता है बच्चे, उस धुएं में भी सल्फर होता है। आई बात समझ में? ये चीजें क्या करना है, आपको ध्यान में रखना है बच्चे, कि अगर आयरन को हम लोग क्या कर रहे हैं, पिघला रहे हैं, लोहे को पिघलाया जाता है बच्चे, आयरन को, कॉपर को पिघलाया जाता है, फिर कोई चीज बनती है, तो उससे जो गैसेस निकल रही हैं, धुआं या और भी चीजें जो निकलती हैं, अवशिष्ट जो पदार्थ निकलते हैं बच्चे, वो एक प्रकार से सल्फर युक्त होते हैं। और यही बाद में वायुमंडल में जो गैसेस होती हैं उनसे रिएक्ट करके सल्फर के ऑक्साइड क्या होते हैं, बनाना शुरू करते हैं बच्चे। नाइट्रोजन के ऑक्साइड N2O, NO, NO2, ठीक है, ये भी जर्नलिस्ट क्या होते हैं कि जो परिवहन के वाहन होते हैं, जो गाड़ियां होती हैं बच्चे, वो पेट्रोल और डीजल का प्रयोग किया जाता है ईंधन के लिए, ठीक है, या फिर उर्वरक खेतों में बच्चे, खेतों के अंदर उत्पादन को बढ़ाने के लिए, कृषि कार्य को बढ़ाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन का यूज करते हैं बच्चे।
तो इससे भी जो परिवहन में जो पेट्रोल और डीजल यूज कर रहे हो बच्चे, इससे नाइट्रोजन के ऑक्साइड बनने शुरू होते हैं बच्चे। ये चीजें आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन, पेट्रोल, डीजल, नाइट्रोजन के जो फर्टिलाइजर होते हैं, जो हम लोग केमिकल इस्तेमाल करते हैं, उसमें से बहुत सारे केमिकल होते हैं जिसमें फर्टिलाइजर्स होता है। तो इसका अगर यूज कर रहे हो बच्चे, तो इसके वजह से भी एक प्रकार से क्या होगा, नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है वो उत्पन्न होते हैं। मीथेन तथा अन्य हाइड्रोकार्बन्स, अब जैसे हमने जीवाश्म ईंधन को जलाया, तो तुम बोल सकते हो कि सर जीवाश्म ईंधन को अगर हम लोग जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जहां धान की खेती होती है बच्चे, घरेलू जो पशुपालन होता है, वहां से मीथेन गैस क्या होती है, निकलती रहती है। गोबर में भी मीथेन गैस होती है बच्चे, ठीक है ना, ये मीथेन गैसेस होती हैं, ठीक है। मीथेन ये भी एक प्रकार से वायु प्रदूषण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं बच्चे। कोयला को जब जलाओगे तो जो कालिक होता है बच्चे, जो धुआं होता है, ठीक है, उसमें क्या होते हैं, निलंबित कणिक पदार्थ होते हैं, जिसको सस्पेंडेड पार्टिकुलर मैटर बोला जाता है बच्चे। यही चीजें पूछी जाती हैं पेपरों में, जो धुआं होता है उसमें जो कण होता है, ठीक है, इस कण को क्या बोलते हैं, तो एसपीएम या पार्टिकुलर मैटर जो होता है बच्चे, हम लोग बोलना शुरू करते हैं, ठीक है। इसी तरह से तुम देखोगे बच्चे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है, ये भी वायु प्रदूषण के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार माने जाते हैं। जैसे हम लोग क्या होता है, फोम बनाने के लिए, प्लास्टिक बनाने के लिए एक तरह से क्लोरोफ्लोरोकार्बन का क्या किया जाता है, यूज किया। तो जहां प्लास्टिक बन रहा है, जहां फोम इंडस्ट्रीज होती है, तो पेपर में पूछा भी था कि फोम के वजह से कौन सी गैस जो होती है वो उत्पन्न होती है। तो फोम से बच्चे क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होगा, क्लोरो के यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं, पैदा होते हैं बच्चे। परफ्यूम जो डीओ हम लोग यूज करते हैं बच्चे, उसमें भी ये चीजें तुम्हें क्या होंगी, मिलने शुरू होती है बच्चे, ठीक है। और एक पैन गैस होता है, ठीक है ना, जो इसके वजह से ये फोटो केमिकल्स होते हैं बच्चे, जिसके वजह से धूम कोहरा का क्या होता है, निर्माण होता है, उसमें पैन गैसेस होती हैं। पैन गैसेस भी काफी खतरनाक मानी जाती है, जिनको सांस से संबंधित बीमारी होती है उनके तो जीवन के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। तो ये पैन जैसी गैसेस कहाँ से उत्पन्न होती हैं बच्चे, ये तुमसे पूछेगा। उसमें तुम्हारा फोटो रासायनिक प्रतिक्रिया के द्वारा पैन गैस आता है एक तो, और नाइट्रोजन ऑक्साइड तथा हाइड्रोकार्बन के वजह से पैन गैस जो है वो क्या होती है, उत्पन्न होती है। और ये जो पैन गैस है बच्चे, ये भी वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार कारक माने जाते हैं। तो ये तुम लोगों को नोट्स में भेजूंगा बच्चे, इसमें जो ये टेबल बनाए ये याद रखना, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछेगा कि सल्फर डाइऑक्साइड कहाँ से उत्पन्न होता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड किस वजह से उत्पन्न होते हैं, मीथेन कहाँ पे पैदा होता है बच्चे, इन्हीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये जितनी भी गैसेस हैं, प्रदूषक जो गैसेस तुम्हें दिख रही हैं बच्चे, ये सभी ग्रीन हाउस गैसेस हैं। और इन ग्रीन हाउस गैसेस के वजह से ही बच्चे जो वातावरण है बच्चे, जो पर्यावरण होता है वो पूरी तरह से क्या होता है, प्रदूषित होता है। क्लियर आया बच्चे, कुछ क्लियर हुआ आप लोगों को? ये बीमारियां वही अब आगे आते हैं कि इनका प्रभाव क्या पड़ेगा। ये तो तुम्हें पता चल गया कि कहां कहां से ये चीजें हो रही हैं। अब आगे हमें देखना होता है कि कौन कौन सी बीमारियां पैदा होंगी बच्चे। आई बात समझ में? कभी कभी तुमसे पेपर में पूछा जाएगा बच्चे कि जो प्रदूषण होते हैं बच्चे, ठीक है ना, मोटे तौर पे जो वायु प्रदूषण होते हैं, उन वायु प्रदूषण को कभी कभी दो भागों में क्या किया जाता है, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण, वायु प्रदूषण को दो भागों में तुम क्या कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, प्राथमिक प्रदूषण और द्वितीयक प्रदूषण। प्राथमिक प्रदूषण क्या होता है, मैं पढ़ देता हूं। वे प्रदूषण जो किसी नैसर्गिक या मानव कार्यकलाप के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हो, वो पर्यावरण में छोड़े गए हों, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन तथा निलंबित कणिक पदार्थ। वे प्रदूषण जो मानव कार्यकलाप के परिणाम स्वरूप, जैसे बच्चे मैंने खाना बनाने के लिए लकड़ी का क्या किया, इस्तेमाल किया, लकड़ी को जलाया, लकड़ी को आधा अधूरा बुझा दिया, तो उससे कौन सी गैस उत्पन्न हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड। मैंने खाना बनाने के लिए कोयले को जलाया और उस पर मैंने खाना बनाया, तो कोयले को जलाया तो उससे जो गैस निकल रही है वो क्या हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि मानव क्रियाकलाप के द्वारा जो पर्यावरण में जो चीजें छोड़ी जाती हैं, ठीक है, जो प्रदूषण छोड़े जाते हैं बच्चे, उन्हीं प्रदूषण को हम लोग प्राथमिक प्रदूषण बोलते हैं। मतलब तुम्हारी क्रियाकलाप के द्वारा जो
चीजें उत्पन्न हो रही हैं इस पर्यावरण के अंदर, वो एक प्रकार से प्राथमिक प्रदूषण में आएगा। द्वितीयक प्रदूषण क्या होते हैं बच्चे? ये वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषकों की वायुमंडलीय गैसों और नमी से रासायनिक क्रिया द्वारा संयोजित होते हैं। तो हमने प्राथमिक प्रदूषण उत्पन्न किया, वो प्राथमिक प्रदूषण में जो गैसेज हैं बच्चे, वो वायुमंडलीय गैसों के साथ क्या किया? रासायनिक क्रिया किया, और उन रासायनिक क्रिया के द्वारा जो गैस अब उत्पन्न होगी बच्चे, उस गैस को हम लोग द्वितीयक प्रदूषण में रखते हैं, और वो वायु प्रदूषण से संबंधित हो सकता है। जैसे ओजोन जो गैस है बच्चे, ओजोन जो गैस है वो O3 इसका फॉर्मूला होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणु उसके अंदर होते हैं, ठीक है, 3 अणु होते हैं, सॉरी 3 अणु होते हैं उसके। अब जो ओजोन गैस होती है बच्चे, वो एक खतरनाक द्वितीयक प्रदूषक में कैसे बन जाती है? अब हमने क्या किया? खूब एसी चलाया, खूब रेफ्रिजरेटर चलाया, उससे सीएफसी गैस निकल गई। सीएफसी गैस निकली प्राकृतिक रूप से। सीएफसी गैस कौन सी होगी? प्राथमिक प्रदूषण होगी। ओजोन जो गैस है वो प्राकृतिक तरीके से क्या होती है? निर्मित होती है। उसका प्राकृतिक तरीके से निर्माण भी होता है, प्राकृतिक तरीके से विघटन होता है। ये दोनों गैसेज ने क्या किया? रासायनिक क्रिया किया, और उसके वजह से जो ओजोन गैस थी वो क्या हो गई? खतरनाक गैस में परिवर्तित हो गई। या पैन गैस जो मैंने बोला था बच्चे, ठीक है ना, जिसको पैराक्सीनाइट्रेट बोलते हैं, कि नाइट्रोजन के जो चीजें होती हैं बच्चे, नाइट्रोजन जो उत्पन्न होता है बच्चे, और नाइट्रोजन और एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल में जो गैसेस हैं वो रासायनिक क्रिया करके क्या कर देते हैं? द्वितीय गैस। तो जो पैन है बच्चे, वो एक प्रकार की, किस प्रकार की गैस है? द्वितीय गैसेस है बच्चे। तो वही चीजें तुम्हें नीचे केमिकल रिएक्शन से क्या कर रहा था? समझा रहा था बच्चे। तो ये चीजें भी जर्नलिस्ट तुम्हें क्या करना है? ध्यान में रखना होता है कि प्राथमिक प्रदूषण क्या होते हैं, द्वितीय प्रदूषण क्या होते हैं बच्चे। क्लियर है बच्चे? हाँ रिचा, कुछ बोल रहे हो बच्चे? क्लियर है? ठीक, ठीक है। जब आगे आओगे बच्चे तो एक दिखेगा तुम्हें, वायु प्रदूषण के मुख्य कारकों में निम्नलिखित मानव कार्यकलाप शामिल है। जीवाश्म ईंधन तो पता ही है, लकड़ी, उपल, ये सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। कोयला, ये सारे जीवाश्म ईंधन होते हैं। पेट्रोल, ये सब कुछ जीवाश्म है। मोटर परिवहन, और जो आधुनिक कृषि है और जो उद्योग है बच्चे, इनके वजह से, आधुनिक कृषि की वजह से कैसे वायु प्रदूषण हो जाएगा? ठीक है। अब क्या होता है कि कृषि कार्य के लिए आप डिफॉरेस्टेशन कर देते हो बच्चे, या फिर क्या कर देते हो? आधुनिक कृषि में उत्पादन बढ़ाना है तो आप नाइट्रोजन का इस्तेमाल करते हो, पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करते हो। तो पेस्टिसाइड्स तो बच्चे, जैसे हम लोग क्या कर देते हैं, पेड़ पौधों को बचाने के लिए बच्चे छिड़काव किया जाता है। तुमने देखा होगा, छिड़काव करते हैं। छिड़काव क्या है? तो छिड़काव में गैसेज भी तो होती है बच्चे। वो छिड़काव से क्या होगा? वो गैसेज वायु में फैलेगी नहीं, उसके वजह से भी एक प्रकार क्या हो जाता है? वायु प्रदूषण हो जाता है बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट में ध्यान में रखना होता है। और इसमें प्रॉपर बहुत बेहतर तरीके से इस नोट्स में लिखा है बच्चा, कि जैसे जीवाश्म ईंधन में कोयला तथा तेल ऊर्जा मुख्य स्रोत होते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कोयला दहन से CO2 बनती है, अधूरे दहन से CO तथा कई हाइड्रोकार्बन, जिनमें मीथेन तथा कालिक बच्चे। यानी कोयला को जलाओगे, कोयला को अगर जलाते हैं बच्चे तो CO2 बनेगा। कोयला को, अगर कोयला का अधूरा दहन है बच्चे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, तथा हो सकता है कि उस अधूरे दहन से हाइड्रोकार्बन, जिसमें मीथेन गैस भी क्या हो सकती है? निकल सकती है। कालिक जो होता है बच्चे, उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? कण होते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें जलाने से क्या होती है? एक प्रकार निकलती है। गैस के अलावा अधिकांश जीवाश्म ईंधनों में सल्फर तथा न जलने से युक्त संप्रदूषक होते हैं बच्चे। बहुत सारे ऐसे जीवाश्म ईंधन हैं जिसमें कोयला, पेट्रोल, डीजल ये आते हैं बच्चे। इनको हम लोग जीवाश्म ईंधन में ही रखते हैं। इनको जलाओगे तो सल्फर निकलना शुरू होता है बच्चे, नाइट्रिक निकलना शुरू होता है। नीचे आओगे बच्चे तो लिखा हुआ मिलेगा कि आपने अक्सर देखा है कि ट्रकों, बसों, कारों, दुपहियों, 3 पहियों की निकासी नली से काला धुआं निकलता है। परिवहन वाहन में नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, NOx लिखा है, तथा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन क्या करते हैं? ठीक है, उत्सर्जित करते हैं। इनमें सीसा के भी क्या होते हैं? यौगिक होते हैं बच्चे। लेड भी होता है। तो ये चीजें अब तुमसे पेपर में यही पूछा जाएगा कि जो गाड़ियां होती हैं, ट्रक, वाहन, दुपहिए, इनसे कौन सी गैसेज निकलती है। अब वहां पे तुम्हें ये चीजें पता होगा भाई, नाइट्रोजन के ऑक्साइड होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं, हाइड्रोकार्बन होता है। तुम आसानी से क्या कर लोगे? टिक कर लोगे। पेट्रोल में लेड होता है। तो ये चीजें जर्नलिस्ट बच्चे तुम्हें क्या होनी चाहिए? पता होनी चाहिए। वही चीजें यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चे। ठीक है।
ठीक है, अब आ जाओ कि स्वास्थ्य पर वायु प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ेगा। दिख रहा है कुछ कि नहीं दिख रहा है? ठीक है, यानी वायु प्रदूषण हमारे शरीर में श्वास के साथ अंदर आते हैं और ये श्वसन तंत्र के विभिन्न भागों पर आक्रमण करते हुए वायु कोशों तक पहुंचते हैं। और एक बार जब प्रदूषक रक्त तक पहुंच जाते हैं तो रक्त के साथ पूरे शरीर में परिसंचरण करते हैं। एक मिनट, अभी सही आ रही है बच्चे? एक मिनट रुको, एक मिनट बच्चे, डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करते हैं। आवाज आ रही है बच्चों? क्लियर है? ठीक है बच्चों, ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि वायु प्रदूषण का स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बच्चे हम लोग जनरली क्या होता है कि जो वायु के अंदर प्रदूषक होते हैं बच्चे, वो धीरे धीरे जब हम श्वसन लेते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, तो श्वसन क्रिया के द्वारा वो हमारे तंत्र में पहुंच जाते हैं। और तंत्र में पहुंचने के बाद वो जो आपने ऑक्सीजन लिया है बच्चे, उसमें जो भी प्रदूषक होंगे वो ऑक्सीजन के साथ आपके रक्त में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं। और जैसे ही रक्त में आप प्रवेश करेंगे बच्चे, उसके वजह से शरीर में कई तरह की बीमारियां जो होती हैं वो पैदा होनी शुरू होती हैं। खास तौर से माना जाता है कि फेफड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं बच्चे, फेफड़ों से संबंधित जो रोग होते हैं वो वायु प्रदूषण के वजह से ही माने जाते हैं। ठीक है, जो फेफड़ों में जो प्रदूषण होते हैं बच्चे, फेफड़ों के अंदर जो फेफड़ों से संबंधित जो बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं वायु प्रदूषण के द्वारा मानी जाती है। सांस का फूलना, सांस बहुत सारे लोग थोड़ा सा चलेंगे ना तो उनकी सांस फूलनी शुरू हो जाती है, उनको दिक्कत होने लगती है बच्चे, ये भी एक प्रकार से वायु प्रदूषण। मतलब जो सांस का जो सर्कुलेशन होना चाहिए बच्चे, जो सांस का चलने की जो स्पीड होती है वो प्रॉपर तरीके से प्रभावित होने लगती है बच्चे, तो ये एक प्रकार से क्या करने लगता है, दिक्कत पैदा करने लगता है। ठीक है, नाक से संबंधित बीमारियां हो सकती हैं बच्चे। ठीक है, दम्मा हो सकता है। ठीक है, दम्मा जो सांस लेने से संबंधित बीमारी होती है बच्चे। तो जितनी भी वायु प्रदूषण जो होता है बच्चे, वो कहीं ना कहीं सांस लेने से संबंधित भी समस्या पैदा कर देता है बच्चे। ठीक है, सांस लेने से संबंधित बीमारियां होंगी जो फेफड़ों से संबंधित होती हैं बच्चे। दूसरी चीजें बच्चे जो खास तौर से, जैसे इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड को तो काफी हाईलाइट किया जाता है कि जो कार्बन मोनोऑक्साइड है बच्चे, जो वायु प्रदूषण के लिए काफी जिम्मेदार एक गैस मानी जाती है, ये काफी जहरीली होती है बच्चे। मैंने बोला ना कि ये तुम्हारे ऑक्सीजन के तहत तुम्हारे शरीर में आ जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है बच्चे, हमारे ब्लड में जो हीमोग्लोबिन होता है, से ब्लड निकलना शुरू होता है तो क्लास 10 में पढ़ते ही हो कि हीमोग्लोबिन जो होता है ब्लड को क्या करता है, थक्का जमा देता है, तो आपका ब्लड रुकना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड वो तो कटा तो थक्का जमे, ठीक है, लेकिन किसी गैस की वजह से ऑटोमेटिक थक्का बनना अगर शुरू हो जाता है बच्चे, तो उससे वजह से शरीर और मानसिक जो क्रियाकलाप होती है वो क्षीण होनी शुरू हो जाती है बच्चे। यानी अगर हम लोग जैसे दिल्ली में रहते हैं बच्चे, तो सर दर्द की बीमारी जो है ना वो दिल्ली में एक नॉर्मल बीमारी हो चुकी है, सर में दर्द होना। जैसे तुम बहुत सारे लोग होते हैं ना, लॉन्ग जर्नी अगर करते हैं तो उनमें सर में दर्द होने लगता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से ही होता है बच्चे। जो धुआं होता है, जो धुआं हम कंज्यूम करते हैं आते जाते बच्चे, उसके वजह से भी सर में दर्द होना क्या होता है, शुरू होता है बच्चे। तो ये चीजें जर्नली ध्यान में रखना होता है कि बच्चे की जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है वो व्यक्ति के शारीरिक क्रियाकलाप को तो छीड़ कर ही देती है, काम नहीं कर पाता है, वो मानसिक क्रियाकलाप के साथ साथ हृदय और मस्तिष्क को भी क्या कर सकता है, क्षति पहुंचा सकता है। अगर प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन नहीं हुआ बच्चे, कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से अगर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में परिवर्तन शुरू हुआ बच्चे, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस बढ़ जाएंगे, ब्रेन हैमरेज हो जाता है बच्चे। मतलब जितना हमारे
क्योंकि ब्रेन को चलने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? ब्लड की जरूरत पड़ती है। अगर ब्लड ब्रेन तक पहुंचा ही नहीं बच्चे, तो उसके वजह से आपका क्या होगा? ब्रेन हैमरेज होगा बच्चे, और सीधा आप निपट सकते हैं। तो इसलिए ये चीजों हमें बहुत ध्यान में रखना होता है चीजें बच्चे। नीचे जब आओगे बच्चे, ओजोन और पैन गैसेस जो होती हैं, ओजोन और जो पैन गैसेस होती हैं बच्चे, इनके वजह से क्या दिक्कत होगी? ओजोन, यहां तक कि पैन और ओजोन के बहुत कम सबकेंद्र सांद्रण से आंखों में जलन होती है। जो आंखों में जलन होना शुरू होता है बच्चे, वो पैन गैस के वजह से होता है। और क्वेश्चन पूछा भी था पेपर में, जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर आप उठाओगे बच्चे, वो पूछा कि आंखों में जलन के लिए कौन सी गैस जो है वो रिस्पॉन्सिबल है। तो वहां पे पैन गैस जो है बच्चे, वो आंखों में रिस्पॉन्सिबल है। और ओजोन, वायु प्रदूषण की वजह से ओजोन डिप्लेशन हो रहा है बच्चे, ओजोन का क्षरण हो रहा है, उसके वजह से खांसी हो सकती है, सिर दर्द हो सकता है, सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, रक्त स्राव जो होता है, ब्लड सर्कुलेशन होता है बच्चे, वो डिस्टर्ब, गला का सूखना, श्वास श्वसन मार्ग में संकीर्णन आना, मतलब जो श्वसन मार्ग था वो धीरे धीरे कम हो रहा है बच्चे। फेफड़े के जो टिश्यूज हैं बच्चे, वो डेवलप अगर शुरू हो जाते हैं बच्चे, तो लंग कैंसर आपको हो सकता है बच्चे। ये सारी चीजें समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और यही पर मैंने क्या बोला कि जो पर्यावरण है बच्चे, मानव भी प्रभावित होता है पर्यावरण से, और मानव जो है वो पर्यावरण को क्या करता है? प्रभावित करता है। और क्वेश्चन इन्हीं चीजों से पूछता है बच्चे, इसलिए इन चीजों पे बहुत जोर देना है कि ओजोन गैस के वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, पैन गैस के वजह से कौन सी बीमारियां होती हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड के वजह से कौन सी बीमारियां होती है, उत्पन्न किस तरह से होता है बच्चे, ये कहाँ पे होते हैं, यही पेपर में बड़े लेवल पर पूछे जाते हैं। नीचे आओगे तो कणिक पदार्थ जो होते हैं बच्चे, छोटे छोटे जो कण होते हैं, वो कहाँ से निकलते हैं? सीसा, पारा होता है बच्चे, जस्ता, मैग्नीज, ठीक है, आर्सेनिक, तांबा, ये सारे इतने छोटे छोटे कण होते हैं बच्चे, जो सांस लेते ही हमारे बॉडीज के अंदर चले जाते हैं, और उनसे भी खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। सीसा तो छोटे बच्चों के लिए काफी खतरनाक होता है। लेड युक्त चीजें यूज नहीं करनी होती है। जिसमें लेड यूज हो रहा है बच्चे, वो बच्चों के मस्तिष्क को क्या करता है? क्षति पहुंचाता है। जो बच्चों का ब्रेन होता है, जैसे मैगी को क्यों बैन किया गया था? मैगी में था क्या? बच्चे मैगी बहुत खाते थे छोटे बच्चे, उसमें लेड होता है, तो लेड था, माना गया कि इसका एक तरह से काफी खतरनाक, एक्चुअली शॉर्ट टाइम खाने पीने में तो अच्छी लगती है चीजें, लेकिन इसका जब लॉन्ग टाइम इम्पैक्ट देखा जाता है, एक तो शॉर्ट टाइम इम्पैक्ट पड़ेगा, और एक लॉन्ग टाइम, वो धीरे धीरे तुम्हें क्या कर रहा है? खोखला कर रहा है बच्चे। तो ये चीजें, यही तुमसे पेपर में क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं बच्चे, कि कौन सी बीमारियां होंगी वायु प्रदूषण के, श्वसन और फेफड़े से संबंधित बीमारियां तुम्हें क्या करना है? ध्यान में रख कर जाना है। ठीक है, पादप यानी पौधों पर भी तो वायु प्रदूषण का प्रभाव पड़ेगा बच्चे। ठीक है, तो जैसे कहने का मतलब ये है कि वायु प्रदूषण के वजह से ओजोन में क्षति आई, तो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया जो है वो प्रभावित हो जाएगा। पैन गैसेस की मात्रा अगर बढ़ रही है बच्चे, तो भी फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया क्या हो जाती है? रुक जाती है बच्चे। तो जो पेड़ पौधे हैं बच्चे, उनको भी एक प्रकार से क्या होता है? वायु प्रदूषण में जो गैसेस हैं बच्चे, वो क्षति पहुंचाती हैं। पत्तियों को क्षति पहुंचेगा बच्चे। जो प्रकाश संश्लेषण होगा बच्चे, उसमें निरोध आना शुरू हो जाता है, मतलब बैरियर पैदा होने लगते हैं बच्चे। जो पोषक तत्व होते हैं बच्चे, उन मृदा विलक्षण, लीचिंग बोलते हैं बच्चे। वायु के प्रदूषण के वजह से बच्चे पोषक तत्व जो होते हैं, मृदा जो होती है ना बच्चे, तो जो सॉइल, जो भूमि में जो सॉइल होती है, जो मृदा होती है बच्चे, उसका मृदा विलक्षण बहुत अधिक होता है, लीचिंग शुरू हो जाती है, मतलब हवाएं जो है वो कटाव करना क्या कर देती है? शुरू कर देती है बच्चे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या वायु प्रदूषण जो है वो पादप पे प्रभाव डालता है? हाँ, पादप पे प्रभाव डालता है। पत्तियों पे क्षति पहुंचेगी बच्चे, तो फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया बाधित होने लगता है। बहुत तरह के मृदा में जहरीले पदार्थ आने लगते हैं। वायु प्रदूषण के वजह से मैंने क्या बताया था बच्चे? एसिड रेन होगा। तो जब एसिड रेन होगा तो मृदा पे भी तो जाएगा बच्चे, और मृदा में जो उर्वरक, पोषक तत्व जो होते हैं वो क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। उसी को तो, पोषक तत्वों की समाप्ति को ही तो मृदा विलक्षण बोला जाता है, जो एसिड रेन के वजह से होगा, सॉइल इरोजन के वजह से होगा, मृदा अपरदन के वजह से होता है। और मृदा में जो आवश्यक सूक्ष्म जीव होते हैं बच्चे, जो बैक्टीरियाज होते हैं, जो ठीक है ना, डिकम्पोज करते हैं, तोड़ते हैं बच्चे, वो क्या हो जाएंगे? वो भी मृदा जो होते हैं वो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं? समाप्त होने लगते हैं बच्चे। तो ये चीजें जनरली हमें क्या करना होता है? ध्यान में रखना होता है। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है,
ठीक है, पत्तियों के नोक जो किनारे होती है उनको समाप्त करने लगता है बच्चे। तो ये चीजें तुम्हें ध्यान में रखना होता है बच्चे। आई बस, फ्लाई ऐश, जब कोयले को जलाया जाता है तो उसे ऐश निकलता है, राख को फ्लाई ऐश बोला जाता है। और फ्लाई ऐश इतना हल्का होता है बच्चे, वो हवा में उड़ता रहता है। हवा में उड़कर वो क्या करेगा, मृदा में जो पोषक तत्व है उनको खत्म कर देता है, या फ्लाई ऐश कुछ एरियाज को डंप यार्ड में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, वेस्टेज एरियाज में हो जाता है। वो एरियाज हम लोग क्या कर पाते हैं, यूज नहीं कर पाते हैं। तो ये चीजें भी जर्नलिस्ट ध्यान में रखना। ओजोन में तुम्हें पता है कि ओजोन जो परत में अगर क्षरण होना शुरू होता है, ओजोन में अगर क्षरण आना शुरू होता है बच्चे, तो जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करने की प्रक्रिया होती है बच्चे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है, पौधे डेड करने लगते हैं बच्चे। ये सारी चीजें क्या होती है, उत्पन्न होती है बच्चे। तो ये चीजें जर्नलिस्ट ध्यान में रखना। एसिड रेन के बारे में तुम लोगों को मैंने बता ही दिया। तो वायु प्रदूषण के बारे में मैंने बहुत सारी चीजें तुम लोगों को अब समझा दिया। तुम क्वेश्चन भी देखोगे तो वायु प्रदूषण से क्वेश्चन और तुम्हें समझ में आएंगे। और ऊपर जो हमने गैसेस पढ़ा है बच्चे, वो उनको ध्यान में रखना है तुम्हें। आई बात समझ में? और थोड़ा सा ये नोट्स जो भेजूंगा तो रीडिंग कर लेना, इसमें बहुत सारी चीजें तुम्हें बता दी। ठीक है, ठीक है। जैसे मौसम पर भी प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का बच्चे, क्योंकि वायु प्रदूषण में क्या हो गया, धूल और कण जो होते हैं ना, इस पूरे वायुमंडल में क्या हो जाएंगे, फैल जाएंगे। तो जो विजिबिलिटी होती है ना बच्चे, वो कम हो जाती है दिल्ली उल्ली में। ठीक है ना, क्योंकि धूप अगर बहुत अधिक नहीं हुआ, वायु में बहुत तेजी नहीं है, तो जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत कम हो जाती है। और विजिबिलिटीज कम होने की वजह से विजुअलाइज नहीं हो रही है चीजें, तो रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं बच्चे। आई बात समझ में? तो जो वायु प्रदूषण होता है बच्चे, उसमें धूल, धुआं, कोहरा, ये सारी चीजें रहती हैं, और वो विजिबिलिटीज को क्या कर देंगी, कम होंगे। आगे की चीजें तुम्हें दिखेगा ही नहीं बच्चे, तो रोड पर एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं बच्चे। आई बात समझ में? इसी तरह से जो यातायात, हवाई जो यातायात जो होता है बच्चे, वो वायु प्रदूषण के वजह से भी विजिबिलिटीज कम होती है, तो हवाई यातायात प्रभावित होने लगते हैं। नौवाहन जो होता है, नेविगेशन जो होता है, समुद्र में जो जहाजों को इधर से उधर जो चलती हैं बच्चे, ये कहीं ना कहीं विजिबिलिटीज को क्या करती हैं बच्चे, कम करती हैं। तो इसलिए इन चीजों को क्या करना है बच्चे, ध्यान में रखना है बच्चे। आई बात समझ में? तो ये ध्यान में रखना है कि मौसम पे भी प्रभाव पड़ता है वायु प्रदूषण का। सिर्फ ये नहीं कि हमने वायु प्रदूषण को हमने मौसम पर भी देख लिया, पौधों पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ेगा ये भी तुमने क्या कर लिया, एक प्रकार से देख लिया। वायु प्रदूषण ओजोन को किस तरह से प्रभावित करता है बच्चे, ये भी देख लिया। वायु प्रदूषण का ग्रीन हाउस गैसेज में क्या रोल है बच्चे, ये भी मैंने बता दिया। अब इससे अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है कि क्वेश्चन से नहीं बनेगा या क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा बच्चे, आसानी से वो क्वेश्चन हो जाते हैं बच्चे। ठीक है बच्चे, आगे तुम लोग देख रहे हो, डिस्प्ले पर दिख रहा होगा बच्चे, जल प्रदूषण। ठीक है ना, जल प्रदूषण दिख रहा होगा। ठीक है, और जल जो है वो सबसे अनिवार्य तत्व है। ठीक है, जल सबके लिए एक प्रकार से अनिवार्य और आवश्यक तत्व के रूप में उसे देखा जाता है, क्योंकि जल नहीं होगा तो जीवन भी नहीं होगा। तो जल पर ही जीवन क्या करता है, निर्भर करता है बच्चे। वो जैविक जितने भी कारक उन सभी के लिए जल जो है वो एक आवश्यक शर्त होती है। और तुम देख रहे हो कि काफी तेजी से जल प्रदूषण जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। मतलब जल प्रदूषण होता क्या है बच्चे, तो जल प्रदूषण का मतलब ये होता है कि बच्चे अगर जल के भौतिक और रासायनिक क्रिया में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाए, जल का भौतिक प्रकृति और जल का रासायनिक प्रकृति में अगर कोई परिवर्तन आ रहा है बच्चे, तो वहां पे हम बोलते हैं कि एक प्रकार से क्या है, जल प्रदूषण है बच्चे। उसको जल प्रदूषण बोला जाता है। यानी जल के भौतिक और रासायनिक परिवर्तन दिखने शुरू हो जाए बच्चे, जल में भौतिक और रासायनिक परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे हैं बच्चे, तो उसके लिए हम क्या मानकर चलते हैं, कोई एक प्रकार से क्या है, जल प्रदूषण है बच्चे। और जल प्रदूषण के लिए माना जाता है बच्चे, कारक में तो प्राकृतिक कारक भी होते हैं और मानव जनित कारक भी होते हैं, लेकिन सबसे अधिक जो जल प्रदूषण है बच्चे, जो जल पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है, ठीक है, जो पीने लायक नहीं है, वो जल पूरी तरह से विषैला हो चुका है, टॉक्सिस आ चुका है बच्चों उसमें, तो कहीं ना कहीं मानव जनित
क्रियाकलापों के वजह से जल प्रदूषण जो है बच्चे वो बहुत तेजी से हो रहा है। जल में जो प्रदूषण जो देख रहा है बच्चे वो बहुत तेजी से जो हो रहा है जल प्रदूषण, वो कहीं ना कहीं मानव जनित क्रियाओं की वजह से है बच्चे। क्योंकि एक तरह से जल प्रदूषित होने का कारण माना जाता है कि जनसंख्या में तेजी से वृद्धि। अब जनसंख्या में जब तेजी से वृद्धि होती है बच्चे, ठीक है, तो जनसंख्या में जब तेजी से वृद्धि होती है तो जनसंख्या की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम उद्योग और धंधे उद्योग लगाते हैं बच्चे, फैक्ट्रियों की स्थापना करते हैं। और जो फैक्ट्री और जो उद्योग होते हैं बच्चे, वहां से जो चीजें उत्पादित होती हैं, तो उत्पादित तो वस्तुओं का तो उत्पादन हो ही रहा है बच्चे, उसके साथ वेस्ट भी निकलता है, कूड़े करकट भी निकलते हैं। और उन कूड़े करकट को बहाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ती है? जल की आवश्यकता पड़ती है। और जल के द्वारा जब उसका बहाव करते हैं तो निकासन कहाँ करते हैं? नदियों में करते हैं। इसके वजह से नदियां ही हमारे लिए एक जल का स्रोत है बच्चों। पूरी तरह से नदी क्या हो जाती है? पॉल्यूटेड हो जाती है। तो जो जनसंख्या वृद्धि है बच्चे, ये कहीं ना कहीं जल को क्या कर रहा है? एक तो प्रदूषित कर रहा है, और गहन कृषि बच्चे, इंटेंसिव जो एग्रीकल्चर हो रहा है, जो गहन कृषि हो रही है, ये भी जल को क्या कर रहा है? प्रदूषित कर रहा है। भौम जल, जो भूमिगत जल है बच्चे, वो किस तरह से प्रभावित हो रहा है? तो जो खेतों में उत्पादन को खेतों में उत्पादन वृद्धि के लिए बच्चे, खेतों में उत्पादन वृद्धि के लिए जो हम रासायनिक चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं बच्चे, वो रासायनिक चीजें जो होती हैं, पेस्टिसाइड्स, नाइट्रोजन, फर्टिलाइजर जो यूज हो रहा है बच्चे, वो क्या होते हैं? जब आप सिंचाई करते हैं खेतों में तो वो धीरे धीरे वो जो केमिकल्स होते हैं वो नीचे जाते हैं बच्चे, और जो भूमिगत जल है उसके साथ वो भूमिगत जल में वो रासायनिक पदार्थ जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं, जिससे कि भूमिगत जल भी धीरे धीरे क्या हो रहा है? प्रदूषित हो रहा है बच्चों। आई बात समझ में बच्चों? तो शहरीकरण के वजह से भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है, गहन कृषि के वजह से भी जल प्रदूषण बढ़ रहा है बच्चे। और जो प्राकृतिक जलाशय हैं बच्चे, वो पूरी तरह से क्या हो चुके हैं? प्रदूषित। प्राकृतिक जलाशय में जैसे तालाब आता है, ठीक है, नदियां आती हैं बच्चे, झीलें आती हैं। अब ये सारी चीजें क्या हो रही है? प्रदूषित हो रही है, क्योंकि नदियों के किनारे पे ही तो हमने औद्योगिकरण किया है बच्चे। और नदियों से हम पानी लेते हैं चीजों को ठंडा करने के लिए, नदियों से पानी लिया जाता है मशीनों को ठंडा करने के लिए और वेस्ट को बहाने के लिए। तो जब नदियों से पानी हम ठंडा पानी लेते हैं बच्चे, और मशीनों को जब वो पानी ठंडा करना शुरू कर देता है, तो उस पानी जो पानी ठंडा पानी था उससे मशीन तो ठंडी हो जाती है, लेकिन वो पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और जब उस गर्म पानी को वापस उसी नदी में क्या कर देते हैं? बहा देते हैं बच्चे। तो जो पानी में ऑक्सीजन होता है, पानी में भी ऑक्सीजन होता है, जिसको हम लोग घुला हुआ ऑक्सीजन बोलते हैं, D2O बोला जाता है, डिसॉल्व ऑक्सीजन बोला जाता है। नदी में भी, नदी के पानी में भी ऑक्सीजन होता है, और वो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है बच्चे। जैसे ही गर्म पानी उस नदी के पानी में मिलता है बच्चे, वैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। और जैसे ही ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है तो उस नदी में जो एक इकोसिस्टम है बच्चे, जो एक परितंत्र है, उस नदी में जो जीव जंतु हैं वो मरने शुरू हो जाते हैं। और उनके मरने की वजह से नदी का जो पानी होता है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है बच्चे? प्रदूषित हो जाता है। इसी को हम लोग जल प्रदूषण बोलते हैं। क्लियर हुआ? ठीक है। तो D2O से तुमसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि D2O कहां पे होता है? तो नदी में जो पानी होता है, तालाब में जो पानी होता है, लेक का जो पानी होता है बच्चे, उसमें डिसॉल्व ऑक्सीजन होता है, जिसको घुला हुआ ऑक्सीजन बोलते हैं। ये ऑक्सीजन कौन लेता है? तो जो नदी, तालाब और इसमें जो जीव जंतु होते हैं बच्चे, वो इसी ऑक्सीजन को लेकर क्या रहते हैं? जिंदा रहते हैं। लेकिन गर्म पानी अगर मिला दिया जाएगा बच्चे तो ऑक्सीजन की मात्रा कम होगी, तो उन्हें सांस लेने में क्या होने लगती है बच्चे? जीव जंतुओं को दिक्कत होने लगती है। तो जो पानी के जीव जंतु होते हैं वो एक प्रकार से क्या होने शुरू हो जाते हैं? मरने शुरू है। तो मरने की वजह से सड़न पैदा होगी बच्चे, और फिर वहां से स्मेल आने लगता है। तो पूरा उसका क्या होगा? एक भौतिक दशा पानी की क्या होगी? खराब होगी। जैसे अगर यमुना का पानी उठाओगे तो तुम्हें लगेगा कि नाला का पानी है बच्चे, यानी उसकी भौतिक स्थिति क्या है? पूरी तरह से खराब है। रासायनिक क्रिया भी पूरी तरह से खराब है, और जैविक रूप में अगर उसे कंज्यूम कर लिया जाए तो आदमी तो डायरेक्ट क्या हो सकता है? मर सकता है। इसलिए जल प्रदूषण न हो उसके लिए बोला जाता है कि जितनी भी इंडस्ट्रीज है ना बच्चे, जब वो अपने कूड़े करकट और गंदे चीजों को नदियों में बहाती हैं, तो उससे पहले उनको एक ट्रीटमेंट प्लांट बैठाना चाहिए, ट्रीट करना चाहिए। ट्रीटमेंट प्लांट के थ्रू
कौन सी चीजें डिजोल्व हो सकती है, कौन सी चीजें डिजोल्व नहीं हो सकती, उनको क्या कर लेना चाहिए, अलग कर लेना चाहिए, फिर उन्हें क्या करना चाहिए, कहीं डिकम्पोज करना चाहिए बच्चे। लेकिन कौन इस पर इतना पैसा खर्च करे? तो कंपनी का जो फैक्ट्री का मालिक होता है, इंडस्ट्रीज का जो मालिक होता है, वो ये चीजें नहीं करता। इसके वजह से जल प्रदूषण जो है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। सीवेज का जो पानी होता है, तो जो सीवेज होता है ना बच्चे, वो भी ट्रीट होकर नदी में जाना चाहिए, लेकिन वो सीवेज क्या होता है, डायरेक्टली सीवेज का जो वाटर होता है वो नदी में चला जाता है। और नदी, समुद्र और यहाँ जो पानी के प्राकृतिक स्रोत हैं बच्चे, तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, डिस्टर्ब होने लगते हैं। आगे जब आओगे बच्चे, तो जल प्रदूषण के कुछ कारण बताए गए हैं कि किसके वजह से जल प्रदूषित होते हैं। जैविक भी कारण आते हैं, जिसमें विषाणु, जीवाणु और कृत्रिम जैसे रोगजनक जीव होते हैं बच्चे। तो जो आपका ट्रीटमेंट, डिटर्जेंट, ये जो डोमेस्टिक जो वाटर होता है बच्चे, इसमें बहुत तरह के विषाणु, जीवाणु जो होते हैं बच्चे, जिनके वजह से जल जो होता है वो क्या होता है, प्रदूषित होता है बच्चे। रासायनिक और कार्बनिक, यानी घरों में जैसे बर्तन साफ करने के लिए हम लोग जो यूज करते हैं बच्चे, जो डिटर्जेंट आप यूज करते हो, कपड़े धोने के लिए जो डिटर्जेंट यूज करते हो, नहाने में जो हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं बच्चे, उसमें या तो नाइट्रेट, फॉस्फेट, क्लोराइड, फ्लोराइड्स होते हैं बच्चे। इससे भी जल प्रदूषण बढ़ता है बच्चे। कार्बनिक पीड़क नाशी, क्लोरो यौगिक, फिनोल, पेंट, प्लास्टिक, ये जो हम फेंक देते हैं जलों के अंदर बच्चे, ठीक है, इसके वजह से भी जल प्रदूषण जो है वो बढ़ता है। भारी धातु जैसे पारा, सीसा, कैंडियम, तांबा, इसको पानी में फेंक दो, अपने आप क्या हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा बच्चे। औद्योगिक संयंत्र से जो निकलने वाले वेस्टेज होते हैं बच्चे, ये एक प्रकार से क्या करते हैं, जल प्रदूषण के लिए कारण। तो ये अब तुम्हें याद रहने पड़ेंगे बच्चे कि जैविक में कौन सी चीजें आती हैं, रासायनिक और कार्बनिक में कौन से जल प्रदूषण के कारक हैं, कार्बनिक में कौन है। तो कार्बनिक जैसे पढ़ रहे हो तो पीड़क नाशिक, रंजक, क्लोरो यौगिक, फिनोल, पेंट, प्लास्टिक, ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। भारी धातु में कौन से आते हैं, घुलनशील धातु, आयन, कुछ तो आयन होते हैं घुलनशील हो जाते हैं, जिसमें पारा घुलनशील में आता है, सीसा आता है बच्चे, कैंडियम आता है, तांबा आते हैं। ये एक प्रकार से क्या होते हैं, जल प्रदूषण के लिए। भौतिक में औद्योगिक संयंत्रों से जो बेकार चीजें निकलती हैं बच्चे, वेस्ट जो उष्मा होता है, इससे भी क्या होता है, जल प्रदूषण होता है। विषाणु, जीवाणु, मतलब तालाब आप देखोगे ना बच्चे, तो कभी कभी तालाब जो होता है वो तुम्हें हरा दिखता है, तो वो उसमें जीवाणु होते हैं बच्चे, प्रोटोजोआस होते हैं, कृमि होते हैं। ये सारी चीजें भी मर जाते हैं, सड़ जाते हैं, गलते रहते हैं बच्चे, और उसके वजह से भी वो पूरा का पूरा जल जो होता है खराब हो जाता है। रुका हुआ पानी खराब हो जाएगा। चलते हुए पानी में एक तो रनिंग वाटर होता है, एक स्टोर वाटर होता है। तो अगर वाटर को स्टोर कर देते हो बच्चे, और उसमें कहीं से कोई चीज आना शुरू हो गया, तो धीरे धीरे वाटर जो होता है वो पॉल्यूटेड। इसीलिए तो बोला जाता है कि कुएं के पानी को आपको ढक कर रखना चाहिए। गांव में लोग कुएं का पानी इस्तेमाल करते हैं, कुआं खुला नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मिट्टी आएगा, ठीक है, पत्तियां आएंगी, ठीक है, फिर उन पत्तियों को खाने वाले बैक्टीरियाज पैदा होंगे, फिर मरेंगे, तो पूरा का पूरा पानी जो होगा वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, और वो पीने लायक पानी नहीं रह जाता। अगर आप पिएंगे तो पीने से जो बीमारी पैदा होती है बच्चे, गंदे पानी से जो बीमारी होती है, तो उसमें गंदे पानी पीने से डायरिया होता है लोगों को, कॉलेराज होता है, टाइफाइड होता है, ठीक है, पीलिया होता है। ये बीमारियां जो होती हैं वो किसके वजह से होती हैं, जल प्रदूषण से। गंदे पानी को पीने के वजह से जो बीमारी होती है बच्चे, उसमें एक तो पीलिया होता है, जॉइंटिक्स, टाइफाइड, डायरिया, कॉलेरास, ये गंदा पानी पीने से होता है। तो क्वेश्चन पेपर में यही पूछा जाता है बच्चे कि गंदे पानी को पीने से कौन सी बीमारियां होती हैं। तो ऑप्शन में आपको देखना पड़ेगा, पीलिया गंदे पानी पीने के वजह से होता है, टाइफाइड गंदा पानी पीने से यूज होता है बच्चे, और आपका क्या बोला था, कॉलरास, डायरियास, ये सारे गंदे पानी को कंज्यूम करने से होता है बच्चे। तो जल प्रदूषण मानव को कौन कौन सी बीमारियां देता है, ये चीजें आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, ध्यान में रखना पड़ेगा, और यही पेपर में आपसे पूछा जाएगा। डेंगू जो है बच्चे, ठीक है ना, वो डेंगू गंदे पानी में पैदा होता है, ठीक है। मच्छर एक अलग चीज है कि डेंगू जो है वो काटने से आपको डेंगू होता है। वो जो मच्छर होता है बच्चे, वो मच्छर को काटने से डेंगू होता है, डेंगू बीमार। डेंगू जो होता है वो पानी के वजह से नहीं होता है, तो कभी टिक मत कर देना कि जो डेंगू बीमारी होती है वो गंदे पानी के वजह। हाँ, वो गंदे पानी में मच्छर पैदा होता है, उस पानी को हम कंज्यूम नहीं कर रहे हैं बच्चे।
वो मच्छर काटने के वजह से आपको डेंगू फीवर होता है। आई बात समझ में? मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से होता है, गंदे पानी पीने से नहीं होता है। आई वैसे गंदा पानी पीने से या तो आपको जॉइंटिस होगा, टाइफाइड होगा, डायरिया होगा, कॉलेरा होगा। आई बात समझ में सभी लोगों को? और यही क्वेश्चंस पूछता है बच्चे, इन्हीं तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। और जल प्रदूषण के स्रोत क्या हो सकते हैं? घरेलू बहिस्राव, यानी घरों से जो पानी बाहर निकलता है ना बच्चे, जो घरों में हम लोग खाना बनाने के लिए पानी यूज करते हैं, फिर पानी इसको फेंक देते हैं, उसके वजह से भी जल प्रदूषण होता है। औद्योगिकीय बहिस्राव, जो औद्योगिक वेस्टेज होते हैं बच्चे, उनको मैंने बोला ना कि बहाने के लिए आप क्या करते हो, पानी की जरूरत पड़ती है, तो उसके वजह से भी जल प्रदूषण होता है बच्चे। भूपृष्ठ अपवाह, मतलब जो मृदा होता है बच्चे, उस पे जो पानी आता है, खेतों में सिंचाई करते हैं, तो खेतों में हम क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स भी डालते हैं, इंसेक्टिसाइड्स भी डालते हैं। तो वो पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स जो आपने डाला है वो पानी के साथ घुलकर कहाँ चला जाता है, भूमिगत जल के साथ मिल जाता है बच्चे, और उसके वजह से एक प्रकार से क्या हो जाता है, पूरा जल जो है प्रदूषित हो जाता है। अपशिष्ट उष्मा, उष्मा के बहुत सारे पदार्थ होते हैं बच्चे जो हम पानी में डायरेक्ट फेंकते हैं बच्चे, तो ये जल प्रदूषण के क्या होते हैं, कारक माने जाते हैं, जिनके वजह से जल प्रदूषण होता है बच्चे। ठीक है ना। अब इसमें तुम्हें लिखा है कि घरों से किस तरह से चीजें, तो ये चीजें मैंने बता दी। औद्योगिक वेस्टेज मतलब ठीक है कि जो भी जैसे कुछ स्टेज भी बताए गए बच्चे जहाँ पे नदियों मुख्य प्रदूषण है, जैसे भद्रा कर्नाटका में जगह है बच्चे, वहां पे कागज इंडस्ट्रीज है और स्टील उद्योग है बच्चे, इसके वजह से वहां की नदी जो है वो पूरी तरह से, भद्रा नदी जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुकी है, गंदा। कावेरी तमिलनाडु में है, जहाँ पे चर्म शोध, चमड़े से संबंधित काम, शराब की भट्टियां हैं बच्चे, कृत्रिम रेशम, आर्टिफिशियल तरीके से रेशम बनाया जाता है, और कागज मिल है बच्चे, इनसे जो वेस्टेज होता है वो नदी में ही बहाया जाते हैं बच्चे। इसी तरह से चंबल, मध्य प्रदेश में चंबल नदी है बच्चे, जहाँ पे कृत्रिम रेशम निकलते हैं, और कास्टिक सोडा। हाँ, ये चीजें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। गंगा और ये सारी जो नदियों में जो पॉल्यूशन है बच्चे, तुम्हें ये पढ़ने से क्लियर हो गया कि अच्छा नहीं, ये उद्योगों के वजह से नदियां जो है, नदियों के जो पानी है बच्चे वो क्या हो रहे हैं, प्रदूषित हो रहे हैं। प्रदूषक तत्व में ये चीजें हैं, इंडस्ट्रीज जो है इनका बहुत बड़ा रोल है बच्चे, तो ये चीजें जनरली ध्यान में रखना है। आई बात समझ में? तो ये चीजें तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे बलरामपुर है बच्चे, चीनी उद्योग है, जहाँ चीनी बनाते हो तो उसका भी वेस्टेज आप नदियों में ही डाल देते हो। नर्मदा है, सिवान है, जहाँ कागज, सीमेंट, ठीक है, गंधक, इस तरह की इंडस्ट्रीज हैं बच्चे। केमिकल बनाने वाले भी तो उद्योग है, रासायनिक पदार्थ भी बनाए जाते हैं हमारे यहाँ, तो रासायनिक पदार्थ का जो वेस्टेज होता है ये भी तो हम लोग फेंकते हैं नदियों में ही, तो उसकी वजह से नदियों का पानी गंदा। आज जो नदियां इतनी गंदी है, यमुना इतनी गंदी है, आज से कुछ साल पहले हम चले जाएं बच्चे, इतनी गंदी थोड़ी थी। ठीक है, अभी 21-22 दिन का लॉकडाउन हुआ था ना, जो लगातार कंटिन्यू लॉकडाउन, जिसमें कोई एक्टिविटीज ही नहीं हुई, उसमें बहुत सारी चीजें क्या हो गई, सही हो गई। वायु प्रदूषण जो बहुत खराब लेवल पे पहुंच चुका था वो दिल्ली का सही हो चुका था बच्चे। जल प्रदूषण जो था वो बहुत स्तर तक बोला गया कि ठीक हो गया, ऊपर से जो नदियों का पानी आ रहा है वो साफ पानी आ रहा है, लेकिन दोबारा ये चीजें शुरू हुई बच्चे, तो उसके वजह से भूपृष्ठ अपवाह, मतलब मैंने बोला ना कि जलाशय में एक्चुअली मृदा जो होता है बच्चे, तो खेतों की सिंचाई करते हैं, तो खेतों की सिंचाई पे जो पानी होता है वो कहीं न कहीं भूपृष्ठ अपवाह नदियों में जाकर मिल जाता है या भूमिगत हो जाता है। तो अकार्बनिक जो उर्वरक होते हैं बच्चे, फर्टिलाइजर, पीड़कनाशी जो कीटाणुओं को मारने के लिए होते हैं, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं भूमिगत जल को भी क्या करते हैं बच्चे, प्रभावित करते हैं। तो ये चीजें तुम्हें एक तरह से ध्यान में रखना है बच्चे। ठीक है, अवशिष्ट उष्मा, गर्म पानी, अगर हम लोग, ठीक है, यानी जितने भी उद्योग होते हैं बच्चे, जहां इंडस्ट्रीज होती हैं, वहां पे जितने भी संयंत्र होते हैं, जितने मशीन्स होते हैं बच्चे, उन मशीनों को ठंडा करने के लिए नदियों का पानी लिया जाता है, कूलेंट बोलते हैं, शीतलक, ठंडा करने के लिए, और फिर उस पानी, गर्म पानी को हम क्या कर देते हैं, नदियों में बहा देते हैं, झीलों में बहा देते हैं, और वो गर्म पानी जो होता है वो ठंडे पानी के साथ क्या कर जाता है, मिक्स कर जाता है, और उस मिक्सिंग के वजह से जो पानी में जो ऑक्सीजन होता है बच्चे, उस ऑक्सीजन की मात्रा उस अवशिष्ट उष्मा की वजह से क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और वो पूरा का पूरा जल जो होता है वो क्या हो जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। उसको पॉल्यूटेड जल के रूप में हम लोग देखते हैं
जैसे ये D2 डिजोल्व ऑक्सीजन जो मैंने बता रहा था, वो तुम्हें अब पढ़ोगे तो क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को डिजोल्व ऑक्सीजन है क्या बच्चे। ठीक है, अब जल प्रदूषण जो है बच्चे, उसका स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, जो जल प्रदूषण होते हैं उसके स्वास्थ्य के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो, पेचिस होना, टाइफाइड होना, पीलिया होना, ठीक है, ये सारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चे मानव पे, वो जल प्रदूषण के कारण होता है। पीने, नहाने, ठीक है, इन सारी गतिविधियों की वजह से ये सारी बीमारियां जो होती हैं वो क्या होने लगती हैं, पैदा होने लगती हैं बच्चे। तो इन्हीं बीमारियों से तुमसे क्या करता है, क्वेश्चंस पूछता है बच्चे। जैसे क्वेश्चन यहाँ पे आओगे, सन 1952 में जापान में मिनीमाता खाड़ी है बच्चे, जहाँ पे मछली उत्पादन होता है, और वहां पे मछली में बच्चे, ठीक है, मिनीमाता नाम की बीमारी देखी गई। और जो मिनीमाता बीमारी थी वो मछलियों को हुई थी, और मछलियों ने क्या किया था, पारा कंज्यूम कर लिया था। तो हम मान लेते हैं कि कोई पारा और शीशे या इस तरह के भारी उद्योगों से संबंधित कोई फैक्ट्री होगी, और उसने क्या किया होगा, बहाया होगा, और मछली जो पानी में है बच्चे, उसने क्या कर लिया, पारा को कंज्यूम किया। और जब पारा को कंज्यूम किया तो मछलियों को, जिस जगह पे ये मछलियों में बीमारी दिखी गई थी, जिस खाड़ी के आसपास ये बीमारी दिखी गई थी बच्चे, उसको मिनीमाता बोला जाता है, खाड़ी। और फिर ये बीमारी मछलियों से किस में पहुंच गई, इंसानों में पहुंच गई, और इसको मिनीमाता बीमारी बोला गया। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, बहुत लोग मांसाहारी जो होते हैं बच्चे, वो मछलियां खाते हैं, और वो क्या हो गया, जो खाद्य श्रृंखला होती है बच्चे, जो फूड चैन होता है, एक सीधी लाइन में चलती है, उसमें क्या हो गया कि जैसे ही आपने फूड कंज्यूम किया, वो बीमारी क्या हो गई, आपके अंदर आ गई। और इस बीमारी की वजह से देखा गया कि कई तरह की समस्याएं आनी शुरू हुई बच्चे। ठीक है, जो हाथ पैर और इस तरह से रिलेटेड जो तो ये तुमसे पूछा जा सकता है कि मिनीमाता जो बीमारी थी वो किससे संबंधित थी। तो ये बीमारी एक तरह से मछलियों में शुरू हुई थी बच्चे, और फिर ये मछलियों से बीमारी किसमें पहुंच गई, इंसानों में पहुंच गई, और इंसानों में एक प्रकार से होनी शुरू। इसी तरह से बच्चे कैंडियम जो है, वो कैंडियम से बच्चे इताई नामक रोग होता है बच्चे। और कैंडियम जो है बच्चे, ठीक है, चावल को खाने से, यानी अगर तुमने पॉल्यूटेड चावल खा लिया, पॉल्यूटेड अगर चावल खा लिया, ठीक है ना, चावल जो होता है, राइस जो होता है, पॉल्यूटेड जो राइस होता है बच्चे, उसके वजह से इताई बीमारी जापान में देखी गई थी। उसमें क्या हुआ था कि जापान में जहां चावल की खेती होती थी बच्चे, जिस जमीन पे, जिस मृदा पे चावल की खेती होती थी, उसके आसपास एक फैक्ट्री थी जहां पे जस्ता को गलाया जाता था। जो जस्ता होता था गलाया जाता था, और गलाने के बाद जो वेस्टेज होता था उसको पानी के साथ क्या कर दिया था, बहा दिया जाता। वो जस्ता धीरे धीरे जिस सॉइल पे बहाया जाता था, उस सॉइल पे चावल की खेती भी होती थी। और उसके वजह से क्या हो गया कि जो लोगों ने चावल को कंज्यूम करना शुरू किया बच्चे, तो उनको हड्डियों से संबंधित बीमारियां शुरू हुई बच्चे। फेफड़े यानी लंग्स में और लीवर कैंसर शुरू हुए थे बच्चे, और माना गया था कि ये कैंडियम के वजह से हो रहा है। और कैंडियम जो है, तो ये तुमसे पूछा जा सकता है बच्चे कि इताई नामक बीमारी कहाँ पे हुई थी, किस तरह के चीजों को कंज्यूम करने से होता है बच्चे। तो वहां पे चावल, राइस को क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। क्लियर हुआ। हाँ बच्चे, इतनी चीजें क्लियर है बच्चे। और छोटे जो बच्चे होते हैं ना बच्चे, उनपे कभी, जैसे नाइट्रेट जो होता है, जो नाइट्रेट होता है बच्चे, नाइट्रेट का प्रभाव छोटे बच्चों पे बहुत अधिक पड़ता है। ये भी पानी के थ्रू वो नाइट्रेट जो होता है वो बच्चों में आ जाता है, जिसको ना ब्लू बेबीज बोला जाता है बच्चे। ब्लू बेबीज सिंड्रोम होता है। तो तुमसे पेपर में पूछा जा सकता है कि ये ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है किसको, ब्लू बेबी बीमारी होता है किसको है। तो जो 3 माह से कम उम्र के बच्चे होते हैं ना बच्चों, उनमें ये बीमारी क्या होती है, देखी जाती है। जैसे तुम देखोगे जो छोटे बच्चे होते हैं उन्हें पानी पिलाने से मना किया जाता है, उनमें डायरिया होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, जॉइंटिस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो ये जो नाइट्रेट होता है, जो बहुत हाईली पॉल्यूटेड जो चीजें होती हैं, जो वाटर के रूप में क्या हो जाती हैं, आनी शुरू हो जाती हैं बच्चे। ठीक है, तो वहां पे वो चीजें जर्नलिस्ट जो होती हैं, तो ब्लू बेबी
सिंड्रोम होता है किसमें, तो बच्चों में ये चीजें होती है और नाइट्रेट के वजह से होती हैं। इतना तुम्हें क्या करना है, पेपर के लिए ध्यान में रखना है बच्चे। तुमसे सीधा पूछेगा कि ब्लू बेबीज जो बीमारी है, इससे प्रभावित कौन होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, और ये किस गैस के वजह से या किस तरह के केमिकल के वजह से होता है, तो नाइट्रेट के वजह से ये चीजें होती हैं। तो ये बीमारियों के नाम क्या करना है, ध्यान में रखना है बच्चे। दांत से संबंधित जो रोग होता है बच्चे, उसके लिए फ्लोराइड होता है। तो जो टूथपेस्ट होते हैं ना बच्चे, उसमें फ्लोराइड होता है। तो दांत में पैरिया लगने या दांत पे धब्बे आने बच्चे, ठीक है ना, जो हमारे जबड़े होते हैं, दांत जिसमें फिक्स होता है, वो उनकी हड्डियां क्या होने लगती है, कमजोर। तो जो फ्लोराइड्स होता है बच्चे, इसके वजह से दांत से संबंधित क्या होती है, बीमारियां पैदा होती हैं बच्चे। और फ्लोराइड की अधिकता जो होती है बच्चे, ये कुछ राज्यों में ज्यादा देखा जा रहा है, ठीक है। और इसके वजह से ना घुटने से संबंधित, हड्डियों से संबंधित बीमारी होती है। जो फ्लोराइड होता है बच्चे, उससे दांत पे तो धब्बे आते ही आते हैं, फ्लोराइड के वजह से हड्डियों से संबंधित बीमारियां भी पैदा होती है बच्चे, जिसे केरला, तमिलनाडु, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, यूपी, यहाँ पे फ्लोराइड की मात्रा जो है बहुत तेजी से क्या हो रही है, बढ़ रही है। यानी गंदे पानी में ही फ्लोराइड्स होते हैं बच्चे, और ये फ्लोराइड्स जो होते हैं बच्चे, वो कहीं ना कहीं हड्डियों से संबंधित बीमारियों को क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं। तो दांत से संबंधित बीमारी और हड्डियों से संबंधित बीमारी गंदा पानी पीने से भी होता है बच्चे, ये ध्यान में रखना। फ्लोराइड से क्वेश्चंस पूछा है और पूछेगा पेपर में बच्चे। भौम जल प्रदूषण जब पढ़ोगे तो मतलब जमीन का जो नीचे का पानी होता है बच्चे, उसका क्या होना, प्रदूषित होना ही भौम जल प्रदूषण होता है। अंडरग्राउंड जो वाटर है, ठीक है, वो एक प्रकार से क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। वो कभी कभी कूड़ा करकट के ढेर जब लगा दोगे ना, तो सड़ने शुरू होते हैं। तो उससे बहुत सारी लिक्विड चीजें निकल कर वो धीरे धीरे जमीन के नीचे जानी शुरू हो जाती हैं बच्चे। या जो हमारा सीवेज होता है, जो सीवेज वाटर होता है बच्चे, वो लीक कर जाता है, वो भी पानी धीरे धीरे जमीन के अंदर जाना शुरू कर जाता है बच्चे। इससे भी अंडरग्राउंड वाटर क्या होता है, खराब होता है। और कभी कभी क्या होता है बच्चे, अंडरग्राउंड वाटर खराब होने के पीछे, भौम जल प्रदूषण के पीछे जो इंडस्ट्रियल वेस्टेज होता है, जो औद्योगिकरण से वेस्ट निकलता है, उसको हम लोग जमीन के अंदर डालना शुरू कर देते हैं बच्चे लोग, ठीक है। वेस्टेज जो निकलता है, जमीन खुदाई करवाते हैं लोग और उसमें गाड़ना शुरू करते हैं, तो उसके सड़न के वजह से, लीचिंग के वजह से वो चीजें धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, पूरा भौम जल जो होता है वो प्रदूषित हो जाता है। जैसे तुम्हें भौम जल पंजाब, लुधियाना, सोनीपत, अंबाला में देखोगे बच्चे, यहाँ कपड़ों का काम होता है और साइकिल से संबंधित काम होती है। तो बड़े लेवल पे जो खतरनाक भारी पदार्थ होते हैं ना, उसको लोग क्या कर देते हैं, जमीन के नीचे गाड़ देते हैं, और वो फिर धीरे धीरे कुछ समय के बाद लिक्विड में परिवर्तित हो जाता है। और उससे जो जमीन का स्तर होता है, जो जमीन का पानी होता है बच्चों, पूरी तरह से क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो ये चीजें जमीन भौम जल में होता है। समुद्री प्रदूषण क्या होता है, क्योंकि फाइनली जो नहर होते हैं और जो नदियां होती है, वो फाइनली जाकर समुद्र से मिलती है। तो नहरों और नदियों का जो गंदी चीजें, वो धीरे धीरे कहाँ पे चलाता है, समुद्र में आ जाता है। तो समुद्र में जब आता है बच्चे, तो समुद्री जीव जो होते हैं वो नदियों, गंदी नदियों के पानी से और नहरों के पानी से क्या होता है, समुद्र का पानी गंदा होता है, और इसके वजह से समुद्री जीव जो होते हैं बच्चे, वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। एक तो समुद्री जीव, इसको हम लोग समुद्री प्रदूषण बोलते हैं। दूसरा समुद्री जो प्रदूषण होता है बच्चे, वो कभी कभी ना जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, टैंकर लीकेज हो जाता है बच्चे। समुद्र में कभी कभी देखोगे ना, लाखों टनों की जहाजें सामान को लेकर एक जगह से दूसरे जगह जाती है, तो कभी कभी एक्सीडेंट हो जाता है या लीकेज हो जाते हैं। तो जो शिप होता है, उसमें जो ऑयल होता है ना बच्चे, वो समुद्र पे क्या हो जाता है, फैल जाता है, जिसको ऑयल स्पिल बोलते हैं। यानी समुद्र के सतह पे फैला हुआ ऑयल को ही ऑयल स्पिल बोला जाता है। और इस ऑयल स्पिल क्या कर देता है, जो समुद्र का पानी होता है बच्चे, उसमें जो ऑक्सीजन होता है उसकी मात्रा क्या कर देता है, कम कर देता है। तो समुद्रीय जो जीव जंतु पौधे होते हैं बच्चे, वो धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। तो कई जगह पे तो समुद्रीय पानी को ट्रीट करके क्या किया जाता है, यूज किया जाता है बच्चे। इजराइल जब जाओगे, तो जहाँ पे इजराइल है वो पूरा का पूरा खारा पानी है, लेकिन इजराइल के पास तकनीकी है कि वो समुद्रीय पानी को ट्रीट करके बच्चे वो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में भी यूज कर लेता है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज में भी, और खाने पीने में भी यूज करता है। तो उसके पास समुद्र के खारे पानी को पीने लायक कैसे बनाया जा सकता है, उसके पास इसकी व्यवस्था है। अभी भारत को भी उसने दिया था ये तकनीकी, ठीक है। मोदी, भारत और इजराइल संबंध बेहतर है, तो उसमें ये तकनीकी मिली थी। और इजराइल एक छोटा देश है और तकनीकी के रूप में बहुत ताकतवर देश है बच्चे,
तो ये चीजें बच्चे, तो ये चीजें ध्यान में रखना होता है कि समुद्र का जो पानी इतनी तेजी से गंदा हो रहा है, ठीक है, तो उसमें नदी, इंडस्ट्रीज, ठीक है, और जो अनट्रीटमेंट जो वेस्टेज होते हैं बच्चे, गर्म पानी छोड़ देना, ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से ऑयल स्पिल जैसी जो चीजें हैं बच्चे, समुद्र के पानी को भी एक प्रकार से क्या करते हैं, गंदा करते हैं, जिससे समुद्रीय जीव जो हैं बच्चे वो क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं बच्चे। इतनी चीजें आज मैंने तुम लोग को पढ़ाया, ठीक है। ये दोनों नोट्स मैं फॉरवर्ड कर दूंगा, इसको एक बार रीड कर लेना। बीमारियां उमारियां क्या याद रखना है, बीमारियों को ध्यान में रखना है, किन गैसेस से हो रहा है, कहां से गैसेस उत्पन्न हो रही हैं, ये तुम्हारे दिमाग में रहना चाहिए। भले जितनी भी कहानी मैंने समझाया बच्चे भूल जाओगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कहां से कौन सी गैसेस निकलती है, कौन सी गैसेस उत्पन्न होती है, ये चीजें ध्यान में रखना बहुत आवश्यक है।